आगे बढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरफ। जब भी हम बात करते हैं, लेट्स से एफरेंट आर्टेरियोल आया, उन्होंने ग्लोमेरुलस बनाया, सो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। यहाँ पे कुछ हमें पोर्स नजर आ रहे हैं, राइट। तो पहले तो हम कैपिलरी की बात करते हैं, यहाँ पे होंगे हमारे एंडोथेलियल सेल्स। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के होंगे एंडोथेलियल सेल्स, राइट। ये बनाएंगे लेयर नंबर 1। अब इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होना चाहिए, फिर सेल्स है ऑब्वियसली बात है, कहीं तो किसी तो मेम्ब्रेन पे लाई कर रहे होंगे ये, राइट। सो ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। और जिनमें होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। याद रखना, हमने पढ़ा था मेन कोर्स में कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो सभी में होते हैं, बट सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और मोस्ट फंक्शनल इनमें से होता है सियालोप्रोटीन। इसका एक टाइप है सियालोप्रोटीन, उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में अवेलेबल होता है, राइट। थर्ड लेयर में आते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगे हम। फिर बोमेन्स कैप्सूल में थर्ड लेयर होती है, एक सेल्स होते हैं जिनके ये पैर जैसे कनेक्शंस होते हैं, राइट। सपोज करो एक ये सेल है, उसके फुट प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट से बनती है थर्ड लेयर, राइट। तो ये 3 लेयर से हमारा बनता है एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये छन्नी की तरह एक्ट करता है, स्ट्रेनर की तरह, राइट। जैसे चाय आप छानते हो तो वैसे ही ये भी एक्ट करेगा। तो ये क्या छानेगा, ये हमारे प्लाज्मा को फिल्टर करेगा, राइट। सो ये हुआ ग्लोमेरुलस और यहाँ पे होगा हमारा बोमेन्स कैप्सूल, राइट। और यहाँ से हमारे सब्सटेंसेस फिल्टर होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसके ऊपर हमारा पोडोसाइट्स के लेयर होंगे। तो अगर आप नेट पोर साइज देखोगे तो इसका नेट पोर साइज होता है अराउंड 2 to 4.5 नैनोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोर साइज होगा ये कम से कम 2 नैनोमीटर का होगा, और अगर बड़ा पोर कहीं पे अवेलेबल है तो ज्यादा से ज्यादा 4.5 नैनोमीटर का होगा। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा है, जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं अगर वो 2 नैनोमीटर से कम साइज के हैं तो वो फ्रीली फिल्ट्रेबल होंगे। इसका मतलब आराम से फिल्टर हो जाएंगे, राइट। तो आराम से परमिएबल है तो वो चले जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में, राइट। अगर ये पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े बिग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तब क्या होगा, ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि साइज से जो पोर साइज था, जो छन्नी का हमारा जो पोर था उससे बड़े साइज के ये सेल्स हैं, राइट। सो इम्परमिएबल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब ये परमिएबिलिटी नहीं शो करेंगे या फिल्टर नहीं हो पाएंगे, राइट। एग्जांपल्स क्या क्या है, फ्रीली फिल्टरेबल जैसे वाटर हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, राइट। और जैसे आपका अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें हो गई, राइट। इम्परमिएबल में आते हैं हमारे आरबीसीज, मेन होता है डब्ल्यूबीसीज, राइट। और साथ साथ आते हैं मैक्रोग्लोबुलिन्स आल्सो, राइट। सो प्लेटलेट्स आल्सो, ये सारी चीजें जो भी 4 नैनोमीटर से ज्यादा साइज की हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। अब आते हैं बीच वाले में, अगर इनका साइज 2 to 4.5 के कहीं बीच में पड़ रहा है तो डिपेंड करेगा इनका चार्ज क्या है, राइट। सो यही डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। पहले तो हमने इफेक्टिव पोर साइज पढ़ा कि ये था 2 to 4.5 नैनोमीटर, और इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे चार्ज डिपेंडेंट रेस्ट्रिक्टेड फिल्ट्रेशन। क्या मतलब हुआ कि हमने बोला कि अगर इन दोनों के बीच में, इस साइज के बीच में अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है तो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई सब्सटेंस है तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से इनमें एक्यूमुलेट होता है, राइट। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स में एक्यूमुलेट होते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं अनायनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। अनायनिक मॉलिक्यूल्स अगर आएंगे तो वो भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करेगा अनायनिक चार्ज मॉलिक्यूल को और वो आने नहीं देगा। बट अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है, यहाँ पे देखो आप ग्रीन कलर के जो है वो आराम से पास कर रहे हैं, ज्यादा उनका फिल्ट्रेशन और ज्यादा होता है क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव सब्सटेंसेस को और उनका फिल्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। न्यूट्रल होगा तो 50-50 होगा, कुछ होंगे भी कुछ नहीं भी हो, राइट। एनायनिक अगर सब्सटेंस है तो वो रिपेल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रिपेल हो जाता है, राइट। सो ये चीज याद रखना, जब भी चार्ज चले जाते हैं तो एल्ब्यूमिन यूरिन में आता है तो हो जाता है एल्ब्यूमिन यूरिया। कौन से सिंड्रोम में होता है ये? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, राइट। किसी भी वजह से अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फिल्टर होना शुरू होंगे, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। आगे बढ़ते हैं ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट में। अब पहले पढ़ेंगे पीसीटी। पीसीटी में हमने पढ़ा मैक्सिमम सिक्रीशन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब ध्यान से देखो, इसमें एक तो होती है ब्रश वाटर और दूसरा होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम सिक्रीशन होना चाहिए पीसीटी में, बट उसके लिए मैक्सिमम एरिया भी तो चाहिए। तो यही एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने दे दिया इसको ब्रश वाटर। तो देखो यहाँ पे ये जो एलिवेशन है इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो बहुत ज्यादा एरिया हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डू हैव ब्रश वाटर्स ऑन द पीसीटी। अब बात करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स की। कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि अगर आप H+ और बाइकार्बोनेट को मिला दोगे तो ये हेल्प करता है कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन में, और उसके बाद ये डिसोसिएट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ध्यान दो, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ। अब यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर्स पहले दिए हुए हैं, वो देख लो। पहला ट्रांसपोर्टर दिया हुआ है NH,
दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा था इसको, राइट। और दूसरा बेजल साइड पे या बेजल लैटरल मेम्ब्रेन पे हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, राइट। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं आयंस तो उनको हम एक्सचेंजर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है, अपाइकल साइड पे H+ आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है। अब ये H+ आएगा ट्यूबुलर में, राइट, ट्यूब्यूल्स में आएगा, ल्यूमेन में। जो फिल्टर हुआ बाइकार्ब था वो भी यहाँ पे आ गया, राइट। सो फिल्ट्रेट वाला बाइकार्ब और H+ आया, साथ में कंबाइन मिला के इन्होंने बनाया कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड बहुत स्टेबल होता नहीं है, ये डिसोसिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये रिएक्शन को कौन हेल्प कर रहा है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस टाइप 4, राइट। अब हमने पढ़ा था जो गैस होती है वो आराम से क्रॉस कर जाती है और वाटर के लिए चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन 3 और 4, राइट। तो क्या होता है कि ये दोनों भी सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये सेल के अंदर जाएंगे अब क्या होगा, सेल में भी कार्बोनिक अनहाइड्रेस टाइप 2 होता है, राइट। अब ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस टाइप 2 करेगा क्या, ये फिर से इस रिएक्शन को रिवर्स में ले जाएगा, राइट। अब ये कार्बोनिक एसिड पहले बनाएगा और उसके बाद बनाएगा H+ एंड बाइकार्बोनेट। ये H+ फिर से बाहर आ जाएगा, राइट, यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा, राइट, हाइड्रोजन पंप के थ्रू या तो हमारे एक्सचेंजर के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। अब इस बाइकार्बोनेट का क्या होगा, जो भी हमने यहाँ से सोडियम रीअब्सॉर्ब किया था वो सोडियम और ये बाइकार्ब दोनों भी एक ही डायरेक्शन में अंदर चले जाएंगे ब्लड के अंदर, राइट। सो इसी के लिए इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में दोनों ब्लड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इसी के हेल्प से हमने दो चीजें करी, क्या, मैक्सिमम हमने H+ आयन बाहर डाला और जितना भी बाइकार्बोनेट जो कि बफर है, मेन बफर है ब्लड में भी किडनी में भी, राइट, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको लूज करना, तो हमने उसको भी रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो एसिड सिक्रीशन हो रहा है और बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये दोनों गोल हमने अचीव कर लिए इसके हेल्प से, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, मतलब सभी सब्सटेंसेस का मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है PCT में, राइट। सेम मैक्सिमम सिक्रीशन भी होता है ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन द DCT, बट मेडिसिन इतनी आसान होती तो बात ही क्या होती है ना, कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है सभी सब्सटेंसेस का एक्सेप्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ओके। तो याद रखना पोटेशियम का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है DCT में, और यूरिया का भी एक्सेप्शन है यहाँ पे जो कि होता है लूप ऑफ हेनले में। सो लूप ऑफ हेनले यूरिया, अगर मैं यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन पूछूं मैक्सिमम कहां पर होता है तो वो PCT आएगा, बट यूरिया का सिक्रीशन अगर पूछूं तो वो आएगा लूप ऑफ हेनले में, ओके। हमने दो चीजें पढ़ी, पहली चीज NHE एंड NPC, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं SGLT। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम जब भी सोडियम का ट्रांसपोर्ट देखते हैं, स्पेशली ये आयनाइज CT के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पे कि मैक्सिमम सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द PCT हैपेंस विद द हेल्प ऑफ व्हिच चैनल्स और ट्रांसपोर्टर। अब ध्यान देना सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन के लिए तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, क्या क्या तीन चीजें, पहला हम पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, राइट। सो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, सोडियम अंदर जाएगा हाइड्रोजन बाहर आएगा, ये करवाता है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन द PCT। अगर PCT में मैंने सपोज करो मैं बोल रही हूँ PCT में 100% जो भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है उसको मैं 100% मान रही हूँ, राइट। सो उस 100% में से कितना हुआ इस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर से, वो होता है 50%। अब दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम के साथ साथ को ट्रांसपोर्ट होना किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल या तो अमीनो एसिड जाएगा, राइट, या तो जाएगा लेट्स से फॉस्फेट, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी चीजें को ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं अंदर, तो ये करता है 45%। और आगे आते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज SGLT। इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम के साथ साथ जाएगा अंदर ग्लूकोज, ओके, SGLT। और मैक्सिमम SGLT कौन से होते हैं, SGLT टाइप 2, 1 भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, बट मैक्सिमम 2 होते हैं, राइट। तो ये करता है रेस्ट ऑफ द 5% ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम में हेल्प, ओके। अब बात करते हैं SGLT की। SGLT अभी हमने पढ़ा कि SGLT 2 भी होते हैं और लेट स्टेज में, लेट PCT में SGLT 1 भी होते हैं, बट जो 90% काम होता है वो SGLT 2 करता है। SGLT 2 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे होता है फैसिलिटेटेड GLUT2, राइट, और यहाँ पे होते हैं GLUT1। अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन इन द PCT अकर्स वाया, अगर ऑप्शंस में आपको दिया गया हुआ है लेट्स से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस, राइट, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी एक्टिव। बट अगर लेट्स से यहाँ के बजाय प्राइमरी एक्टिव के बजाय उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन में एज बोथ A एंड B, राइट, तो आप बोथ पे मार्क करोगे, क्योंकि दोनों चीजें SGLT भी हेल्प कर रही है जो कि सेकेंडरी एक्टिव है, और ये जो ग्लूट्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो दोनों ही हेल्प कर रही हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ। इसमें होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चाहे कहीं पे भी हो, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक, दो ट्यूब्स होनी चाहिए जो कि एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, और उनके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे से, और इनकी जो परमेबिलिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, दैट वी कॉल इट एज
डिफरेंशियल परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल परमेबिलिटी। इसका मतलब है कहीं एक में से वाटर बाहर आ रहा है तो दूसरे में से सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ, राइट। तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये कहां कहां पर होता है? ये नेफ्रॉन में तो होता ही है, साथ साथ नेफ्रॉन मतलब किडनी, साथ साथ स्किन में, जीआईटी में, टेस्टिस में। कई बुक्स ये भी लिखती हैं कि ये लंग्स और रेटिना में भी होता है। ये क्वेश्चन INI-CET में 2022 में आया हुआ है, लास्ट ईयर में, तो प्लीज ये चीज याद रखना, ओके। सो इन सारी चीजों में भी ये चीज होती है। प्लस इसका एम क्या है? जब भी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो एम क्या होता है इसका? वाटर कंजर्वेशन इज द एम, ओके। तो मेन चीज है कि हमारा जो बॉडी है वो 60 to 70% ऑफ द वाटर से बना हुआ है, तो हमें वाटर कंजर्व करना है। उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या? कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का हाइपरटोनिक होना। तो कौन करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म? मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी, और यही हमें क्रिएट करना है। तो दो पार्ट्स होंगे, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, राइट। तो एक वन बाय वन हम पढ़ते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। पहले काउंटर करंट मल्टीप्लायर दो चीजों से बनता है, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले में हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। D फॉर डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड D फॉर ड्रिंक्स द वाटर। इसका मतलब है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, और ऑस्मोसिस होता है सिंपली, इसका कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, याद रखना ये चीज, ओके। जब हम असेंडिंग में जाते हैं तो एट द सॉल्ट, राइट, तो हम बोलते हैं कि इसमें से सॉल्ट बाहर आता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड बाहर आता है, राइट। अब ध्यान दो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का पैसिव भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है थिन पार्ट, उसमें से पैसिव बाहर आता है, और थिक पार्ट में से एक्टिव बाहर आता है। एक्टिव बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लिखते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ओके। अगर इसको ब्लॉक करना हुआ तो मैं यूज करूंगी लूप डायूरेटिक्स, ओके। अब मेडुलरी सीडी क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट जो होता है उसमें से कुछ यूरिया डिफ्यूज होता है आउट, या हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्टर से बाहर आता है, राइट। अगर बहुत ज्यादा यूरिया एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे तो वो वापस से सिक्रेट हो जाता है ट्यूब्यूल्स में, ओके। बट ये क्या कर रहा है? मेनली वाटर तो डाल रहा है, बट वाटर जितना बाहर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाहर आ रहा है सॉल्ट, दैट इज फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। इसके वजह से मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल रहे हैं, राइट। अब कितनी मैक्सिमम बढ़ सकती है? आप देख सकते हो 300 होता है हमारा किसका ऑस्मोलैरिटी? प्लाज्मा का। और मैक्सिमम जब हम मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी देखते हैं तो ये 1200 हो जाती है। इसका मतलब है ये मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को 4 गुना मल्टीप्लाई कर रहा है या बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन है मल्टीप्लायर, तो आपका आंसर होना चाहिए लूप ऑफ हेनले एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्रिएट कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज क्रिएटिंग, इट क्रिएट्स द मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी, सिंपली मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी ये बना रहा है। दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंजर। एक्सचेंजर कौन होता है? एक्सचेंजर होता है वासा रेक्टा। ये भी दो ट्यूब्स है, क्लोज टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, और इनकी परमेबिलिटी भी डिफरेंशियल परमेबिलिटी है, जिनका फ्लो भी अलग है। अब ध्यान दो, जब भी वासा रेक्टा एंटर करती है मेडुला में तब क्या होता है? जो उसका डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम क्लोराइड को और वाटर डालता है मेडुला में, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है? जब वो बाहर जा रही होती है तो जो भी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वाटर डाला हुआ है वो सारा का सारा वाटर अंदर ले लेती है ब्लड में। तो दो चीजें हो गई हमारी, जो भी एम था। पहला वाटर कंजर्वेशन हो गया, क्यों? क्योंकि मेडुला से सारा वाटर हमने कहाँ डाल दिया? हमारे ब्लड में, तो वाटर कंजर्व हो गया, राइट। और दूसरी चीज, ये जो भी सोडियम क्लोराइड इसने यहाँ पर रीअब्सॉर्ब किया था वो वापस से वो मेडुला में छोड़ जाती है, राइट। तो मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी भी मेंटेन रही, ओके। सो अगर मैं पूछूं इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये कोई क्रिएशन में हेल्प नहीं करती है हाइपरटोनिसिटी की, बट इट मेंटेन्स द मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी, ओके। तो ये चीज याद रखना। वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कौन क्रिएट कर रहा है, कौन उसको मेंटेन कर रहा है। अगर क्रिएशन की बात करें तो मल्टीप्लायर, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक्सचेंजर, राइट। और याद रखना इसके बोथ द लिम्स फ्रीली परमिएबल होते हैं बोथ द थिंग्स के लिए। क्या मतलब इसका? वाटर के लिए भी और सोडियम क्लोराइड के लिए भी, ओके। आगे बढ़ते हैं TAL, दैट इज थिक असेंडिंग लिम्ब में। थिक असेंडिंग लिम्ब में अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि लूप डायूरेटिक्स से हम ब्लॉक कर सकते हैं। बट हम रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहे थे तब हमने बोला था सोडियम क्लोराइड ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेशियम होता है, देयर आर चैनल्स व्हिच आर नोन एज रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स, राइट। तो ये इन चैनल के थ्रू वापस से सेक्रेट हो जाता है ट्यूब्यूल्स में, तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए जब भी हम रीअब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप तो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे हर किसी सेल के होगा, और क्लोराइड भी होता है, दैट इज नोन एज ClCkB। क्लोराइड का चैनल होता है KB टाइप का, जिसको बोलते हैं ClCkB, ओके। अब इस क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करने के लिए हमारा यहाँ पे एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज बार्टिन प्रोटीन, ओके। तो चार चीजें हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ी। फर्स्ट ये वाला ट्रांसपोर्टर, रोम के ClCkB एंड बार्टिन।
इसके ऊपर डिपेंडेंट ही हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है तो एक नेगेटिव भी अंदर आ रहा है। इसमें से कोई भी एक प्रोटीन अगर म्यूटेटेड हो गया जेनेटिकली तो जो सिंड्रोम होता है उसको हम बोलते हैं बार्टर्स सिंड्रोम। तो बार्टर्स के 4 टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा म्यूटेड है प्रोटीन, राइट। अगर फर्स्ट टाइप में बोलूं तो म्यूटेशन किसमें होगी? फर्स्ट टाइप अगर खराब है तो म्यूटेशन होगी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर में। सेकंड अगर खराब है तो रोम के चैनल खराब होगा। अगर थर्ड बार्टर है तो जो हमने पढ़ा CLC-KB टाइप उसमें म्यूटेशन होगी। अगर फोर्थ टाइप है तो हम बोलेंगे कि जो बार्टिन प्रोटीन था उसमें म्यूटेशन होगी, राइट। अगर ब्लॉक करना है तो हम दे सकते हैं क्या? लूप डायूरेटिक्स। DCT के अर्ली फेजेस में भी ये हो सकता है। DCT के बारे में आते हैं अर्ली DCT में। अब अर्ली DCT में क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्यूबुलर ल्यूमेन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक। अर्ली DCT में जो चैनल होते हैं उसको हम बोलते हैं NCC, दैट इज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अगर मुझे इसको ब्लॉक करना है तो मुझे देना पड़ेगा थायजाइड डायरेटिक्स, ओके। साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो अलग हो रही है वो है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, राइट। सो यहाँ पे भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। और यहाँ पे भी NCX के थ्रू होता है। NCX क्या है? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, राइट। और जो भी सोडियम आ रहा है वो वापस से सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर चला जाता है, ओके। सो ये हो गया DCT के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं लेट DCT और CD में, मेनली CD में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। प्रिंसिपल सेल एक तो होता है PC मतलब प्रिंसिपल सेल, और दूसरा होता है इंटरकैलेटेड सेल। प्रिंसिपल सेल और इंटरकैलेटेड सेल। अब प्रिंसिपल सेल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चैनल्स मेन है। वो हो गए आपके इनैक्ट चैनल। इनैक्ट चैनल मतलब एपिथेलियल सोडियम चैनल। अगर एपिथेलियम सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आ रहा है तो वेरेवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज, तो वाटर भी अंदर जाता है। अब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी यहाँ पे कुछ होता है दैट आर नोन एज एक्वापोरेंस। बट ये एक्वापोरेंस हमेशा नहीं होते। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है समथिंग नोन एज ADH, जिसको हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। जब ये वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करता है कौन से रिसेप्टर्स पे? V2 रिसेप्टर्स पे। तो ये सेल के अंदर साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ा देता है, और साइक्लिक AMP जैसे ही बढ़ा तो एक्वापोरिन 2 का इंसर्शन हो जाता है ऑन द अपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रिंसिपल सेल, ओके। तो जैसे ही एक्वापोरिन 2 जाएंगे, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब चैनल्स या पोर्स, तो ये चैनल या पोर बने हुए हैं वाटर के लिए, तो क्या होगा? किडनी में है तो ये ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू करेंगे, राइट। अब ट्यूब्यूल्स में सेल में तो आ गया पानी, राइट। अब पानी को हमें अगर अंदर डालना है ब्लड के, तो यहाँ पे होता है एक्वापोरिन चैनल नंबर 3 एंड 4, जो कि हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं ADH पे, ओके। तो ये चीज याद रखना। ये सारा ट्रांसपोर्ट हो गया प्रिंसिपल सेल में, ओके। अब बात करते हैं इंटरकैलेटेड सेल की। इंटरकैलेटेड सेल 2 टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। हम अल्फा की बात करते हैं क्योंकि मैक्सिमम अल्फा ही होते हैं। A फॉर अल्फा, A फॉर एसिड सिक्रीशन, B फॉर बीटा एंड B फॉर बेस सिक्रीशन या बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। ये चीज आप याद रख सकते हो। बात करते हैं अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स की, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, तो डिस्कस करते हैं। अल्फा इंटरकैलेटेड सेल हमने बोला एसिड सिक्रीशन करवाता है। तो एसिड सिक्रीशन के लिए पहला तो हमारे पास होता है प्रोटॉन पंप, दैट इज H प्लस ATPase, जो कि एसिड को बाहर डाल रहे हैं, राइट। और दूसरा हमारे पास होता है एक एक्सचेंजर, दैट इज हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर। ये भी क्या करता है? ये भी हमारा हाइड्रोजन को ट्यूब्यूल्स में डालता है। अब इन सबको एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन होता है व्हिच इज नोन एज अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन के बहुत सारे एक्शन है, याद रखना। एक जिनोमिक एक्शन, नॉन जिनोमिक एक्शन, सब बात की थी हमने। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि ये स्टिमुलेट करता है इनैक्ट चैनल और रोके को, साथ साथ ये H प्लस ATPase को भी स्टिमुलेट कर देता है। इसका मतलब एसिड सिक्रीशन ये बढ़ा देता है और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है, ओके। अब जब भी हम बात कर रहे होते हैं अप्लाइड की, तो बात करते हैं ADH की। अगर ADH बहुत ज्यादा लेवल में है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। इस आई को आप एज अ इंक्रीज्ड भी याद रख सकते हो। इसका मतलब ADH का लेवल बहुत बढ़ गया है, राइट। ADH इंक्रीज इन दैट सिंड्रोम व्हिच इज नोन एज SIDH, ओके। अब ADH बढ़ा तो बहुत ज्यादा एक्वापोरिन 2 बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्वापोरिन 2 बढ़े तो बहुत ज्यादा वाटर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। बहुत ज्यादा वाटर हम रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी ट्यूबुलर सेल्स है वो स्पॉन्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे वाटर आया उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो यूरिन में वाटर की बहुत कमी हो जाएगी और इसके वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी बहुत ज्यादा लेवल पे और उसकी ऑस्मोलारिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ओके। अब ये हम पानी रीअब्जॉर्ब करके डाल कहाँ रहे हैं? ब्लड में डाल रहे हैं या प्लाज्मा में डाल रहे हैं। तो प्लाज्मा कैसा हो जाएगा? डाइल्यूटेड प्लाज्मा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी कम हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं यूरिन की ऑस्मोलारिटी है, यूरिन कैसी होगी? यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी और वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पानी बहुत कम होगा, तो वॉल्यूम भी यूरिन का कम होगा। लो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड हाइपोटोनिक यूरिन मिलेगी हमें। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक इसका ऑस्मोलारिटी जा सकता है। क्यों? कि इतनी ही ऑस्मोलारिटी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेटेनरी इंटरस्टिशियम इतना ही ग्रेडियंट बना पाता है।
बात करते हैं एडीएच डेफिशिएंसी की या एब्सेंस की, तो होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये दो टाइप के होते हैं, या तो आपका ब्रेन, इसका मतलब हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच सिक्रीट नहीं कर पा रहा, या तो जो हमने रिसेप्टर पढ़े थे एडीएच के V2 रिसेप्टर्स, उस पे वो एडीएच एक्ट नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक। अगर ब्रेन नहीं सिक्रेट कर पा रहा तो सेंट्रल, अगर एक्ट नहीं कर पा रहा एडीएच नेफ्रॉन पे तो दैट इज नेफ्रोजेनिक। तब क्या होगा कि एडीएच की एक्टिविटी कम तो वाटर की परमेबिलिटी कम, वाटर की परमेबिलिटी कम तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम मतलब सारा का सारा वाटर यूरिन में जा रहा है। अगर यूरिन में जा रहा है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि यूरिन हो गया डाइल्यूटेड, इजंट इट? और प्लाज्मा में पानी कम आ रहा था तो इसका मतलब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। ओके, तो प्लाज्मा कैसा बनेगा? हाई वॉल्यूम डाइल्यूटेड हाइपोटोनिक यूरिन बनेगी और प्लाज्मा बनेगा वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, और यूरिन की बात करते हैं तो ये कम से कम कितना मिलीऑस्मोल यूरिन प्रोड्यूस करती है? दैट इज 50 मिलीऑस्मोल पर लीटर। साथ साथ बहुत ज्यादा यूरिन पेशेंट को आएगा क्योंकि सारा का सारा पानी यूरिन में जा रहा है। जो भी 10% to 12% रीअब्सॉर्ब कर रहा था एडीएच, वो सारा पानी यूरिन में जा रहा है और इसकी वजह से थर्स्ट बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से पॉलीडिप्सिया भी हो जाएगा। अब आते हैं टीएमजी की तरफ, दैट इज ट्रांसपोर्ट या ट्यूबुलर मैक्सिमम। और ये जो जी होता है इसको हम बोलते हैं, ये जी डिनोट करता है ग्लूकोज को। तो कितना मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो सकता है ग्लूकोज का? वो है 375 mg पर मिनट। अब ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा डायग्राम और उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो ये एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टेरियोल है और हमारा ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल। ओके, और यहाँ हो गई यूरिन। अब ध्यान दो क्या होगा कि यहाँ से कुछ रीनल ब्लड फ्लो आएगा, राइट? अब रीनल ब्लड फ्लो में कुछ प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जब भी हम प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ग्लूकोज का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बात करते हैं 2 mg पर ml है, तो क्या होगा? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और जीएफआर मिला के हमें पहले ट्यूब्यूल पे कितना लोड आ रहा है उसको रीअब्सॉर्ब करने का वो देखना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर लोड या फिल्टर्ड लोड, राइट? तो ट्यूबुलर लोड या फिल्टर लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं? जीएफआर इनटू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है हमारा जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट और हमने बोला प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था 2 mg पर ml, राइट? तो इसकी वजह से 2 mg वाला प्लाज्मा यहाँ पे आया, राइट? और 125 ml का प्लाज्मा आ रहा है, तो इसकी वजह से आंसर आपका आएगा 250 ml पर मिनट। ये इतना ट्यूबुलर लोड है, इतना ग्लूकोज आ रहा है ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, बट ये कम है किससे? 375 से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आराम से इसके कैपेसिटी से बहुत बहुत लो वैल्यू है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 375 रीअब्जॉर्ब करने की, तो कैपेसिटी से तो कम ही है, तो आराम से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। बट अगर मैंने इसका वैल्यू बढ़ा के कर दिया, लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं इसको 3, राइट? सो 125 इंटू 3 हो गया 375, राइट? अगर यहाँ पे आ ही 375 रहा है, अब क्या होगा? अब बस ये भी हो सकता है रीअब्जॉर्ब करे, राइट? बट इसके ऊपर अगर बढ़ा तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि जो प्रोटीन्स रीअब्जॉर्ब कर रहे थे ग्लूकोज को, दैट इज नथिंग बट SGLT, वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब वहां पे एक चीज आती है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड क्या है कि कितना हमारा नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करे ग्लूकोज को? एक्सपेक्टेड है कि रीअब्जॉर्ब करेगा ये 375 mg पर मिनट, बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वी कॉल इट एज हेटेरोजेनिसिटी ऑफ नेफ्रॉन। सारे के सारे नेफ्रॉन्स एक जैसे नहीं है, राइट? और सारे के सारे नेफ्रॉन हर टाइम रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं ग्लूकोज को, सारे के सारे नेफ्रॉन्स हर टाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्चुअल इसकी वैल्यू होती है वो होती है 180 to 200 mg पर मिनट, और इसके जो बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं स्प्ले, दैट इज रीनल स्प्ले। पढ़ाई में भी ऐसा ही कुछ होता है, हम डिसाइड करते हैं कि रोज 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, राइट? बट मैक्सिमम एफिशिएंसी हर एक दिन आए और हर एक दिन आप इतना पढ़ो, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। उस डिफरेंस को ही बोलते हैं रीनल स्प्ले, ओके? और इस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं हम रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। क्या मतलब हुआ रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज? इसका मतलब ये है कि इसके बाद अगर ग्लूकोज ट्यूब्यूल्स में आया फिल्टर होके, तो इसका मतलब है यूरिन में वो वैसे का वैसा चला जाएगा और एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। अगर ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, राइट? तो पढ़ते हैं ग्लाइकोज यूरिया और रीनल स्प्ले के बारे में। पहली चीज, ये दोनों ही डायग्राम आ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में, तो याद रखना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, वाई एक्सिस में या तो रीअब्जॉर्प्शन दिया जाएगा क्योंकि सिर्फ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, या तो अगर वो सारे सब्सटेंस का मेंशन कर रहा है तो आपको एक्सक्रीशन भी दिया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन भी दिया जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। जैसे ही वो ग्लूकोज के कुछ बारे में बात करें तो याद रखना वो टीएमजी, रीनल थ्रेशोल्ड या रीनल स्प्ले के बारे में बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। रीअब्जॉर्प्शन, अगर आइडियल बात करें हम आइडियल कंडीशन की, तो ये ग्रीन वाला है, तो ये क्या होना चाहिए था? यहाँ तक जाना चाहिए था, राइट? इस वाले लेवल तक
3 mg पर ml के लेवल तक जाना चाहिए था ये, और 375 जो था वो रीअब्सॉर्ब करना चाहिए था, उसके बाद ये सैचुरेट हो जाना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाता है और रीअब्सॉर्प्शन इसका ऑलरेडी कम होता है। सो ये जो डिफरेंस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं रीनल स्प्ले, राइट। ये गैप यहाँ पे आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं रीनल स्प्ले। इसका मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही ग्लाइकोज यूरिया स्टार्ट हो गया है, राइट। सेम चीज यहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई है। प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली क्या होता है, 180 to 200 तक शुरू होता है ग्लाइकोज यूरिया। होना कहाँ चाहिए था, 300, दैट मीन्स 3 mg पर ml, यही हुआ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो 300 mg पर डेसीलीटर पे स्टार्ट होना चाहिए था ग्लाइकोज यूरिया, बट ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया है और इसी गैप को हम बोलते हैं रीनल स्प्ले। जो यहाँ पे गैप दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं रीनल स्प्ले। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लियरेंस की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है क्लियरेंस का, UV/P, दैट इज नथिंग बट दिस इज यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और यूरिनरी फ्लो। अब डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का कैसे कैसे हो रहा है, उस पे हम ये क्लियरेंस डिस्कस करते हैं। सो सपोज करो अगेन ग्लोमेरुलस हो गया, ये हो गई हमारी बोमन्स कैप्सूल, राइट, और यहाँ पे हमारी फॉर्म होगी यूरिन। तो अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट। 4 परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है किडनी में। या तो सब्सटेंस का सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा, या तो फिल्ट्रेशन प्लस लिटिल सिक्रीशन होगा, या फिर कंप्लीट सिक्रीशन और कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन होगा। अगर मैंने बोला कि कोई सब्सटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर हो रहा है, ना ही वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ना ही वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो अब क्या होगा, जितना फिल्टर हुआ था उतना ही यूरिन में आएगा, राइट। सो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि जितना फिल्टर हुआ उतना ही आया यूरिन में, राइट। सो इसी टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन इज टाइप ऑफ अ सब्सटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ फिल्टर होता है। सो इसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब दूसरा सब्सटेंस लेते हैं। दूसरा सब्सटेंस फॉर एग्जांपल, ये फिल्टर तो हुआ बट यहाँ से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जा रही थी उससे थोड़ा बहुत लिटिल सिक्रीशन भी हो गया। इसका मतलब है फिल्ट्रेशन से थोड़ा ज्यादा वो यूरिन में आएगा, राइट। तो अगर हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि थोड़ा सा सिक्रीट हो रहा है, तो उसको हम कैलकुलेशन में डाल लेते हैं और eGFR मेजर करते हैं। और ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो थोड़ा बहुत सिक्रीट होता है और फिल्टर होता है, राइट। अगर ये थोड़ा बहुत सिक्रीट हो रहा है तो उसको हमें कैलकुलेट करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिव GFR मेजरमेंट में, राइट। क्यों ऐसा, क्यों इसको क्यों ले रहे हैं, इन्यूलिन को क्यों नहीं। वहां पे क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कॉमन सब्सटेंस यूज फॉर द क्लियरेंस और गेटिंग द eGFR और GFR, ओके। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछता है तो याद रखना आपका आंसर होना चाहिए क्रिएटिनिन। क्यों, क्योंकि क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म में शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आपको बाहर से एक्सोजेनसली देने की जरूरत नहीं है, ये एंडोजेनसली ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम सिर्फ पेशेंट का यूरिन सैंपल मांगते हैं और उसमें से क्रिएटिनिन मेजर कर लेते हैं। बहुत आसान सा और कन्वीनियंट सा मेथड है, राइट। इन्यूलिन ऑन द अदर हैंड, ये हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं पेशेंट को, और उसको वेट करना पड़ता है पेशेंट को देने के बाद, क्योंकि वो पहले तो सर्कुलेशन में घूमेगा, फिर किडनी की तरफ जाएगा, किडनी से वो यूरिन में आएगा, राइट। उसको टाइम भी लगता है और वो कन्वीनियंट नहीं है। बट मोस्ट एक्यूरेट अगर पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए इन्यूलिन। सो GFR के मेजरमेंट के लिए 2 चीजें यूज होती है। GFR मेजरमेंट के लिए मोस्ट कॉमन है क्रिएटिनिन, मोस्ट एक्यूरेट है इन्यूलिन, ओके। अब थर्ड चीज की बात करते हैं। थर्ड, अगर लेट्स से GFR आया, यहाँ पे रीनल प्लाज्मा फ्लो आया था, राइट, उसमें से लेट्स से 20% यहाँ पे फिल्टर हो गया, तो जो 80% बचा वो आगे चला गया और 80% बचा हुआ 80% भी सिक्रीट हो गया ट्यूब्यूल्स में। इसका मतलब पूरा का पूरा 100% जितना भी रीनल प्लाज्मा फ्लो से वो सब्सटेंस आया था, 100% का 100% उसका कंप्लीट सिक्रीशन हो गया, राइट। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं PAH, दैट इज नथिंग बट द पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। अगर पूरा का पूरा आ रहा है, जितना भी रीनल फ्लो आया था उतना उसका क्लियरेंस है। सो क्लियरेंस ऑफ पीएच इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो के मेजरमेंट के लिए पीएच का क्लियरेंस देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन एंड कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन। अगर मैंने फिल्टर किया कुछ सब्सटेंस को और जितना भी फिल्टर हुआ था लेट्स से X, वो X का X पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब हो गया। एग्जांपल्स कोई दे सकते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें क्या है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब है कि 100% इनका रीअब्सॉर्प्शन है। तो क्या यूरिन में कुछ आएगा ना, यूरिन में कुछ भी नहीं आएगा, यूरिन में आएगा 0, राइट। सो इनका क्लियरेंस होता ही नहीं है, या इनका क्लियरेंस बहुत मिनिमल होता है। अगर ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हुआ तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या तो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्वीट खा रहा है, जिसका लेट्स से 1-2 किलो एट अ टाइम स्वीट खा जा रहा है, जो कि ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है, राइट। या क्यों ऐसा, क्योंकि अगर
बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं तो रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। बट याद रखना, अगर मेन प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें क्या है कि हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज जो है वो सेल में नहीं जा पा रहा, तो ब्लड में बढ़ा हुआ है, तो रीनल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा और ये यूरिन में आ जाएगा। दूसरी चीज हो सकती है, या तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, राइट, तब ग्लाइकोसूरिया स्टार्ट होगा, विच इज पैथोलॉजिकल। अब एक और चीज देख लो, क्लियरेंस किस किस का ज्यादा होता है। अगर मैं क्लियरेंस की बात करूं तो पीएएच का क्लियरेंस सबसे ज्यादा होगा, जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो में आएगा उतना का उतना सारा का सारा यूरिन में आ जाएगा। फिर होता है क्रिएटिनिन, फिर आता है इनुलिन। इनुलिन का क्लियरेंस ज्यादा है यूरिया, ग्लूकोज और वाटर वगैरह से, बट ये कम है क्रिएटिनिन से। फिर आता है यूरिया, सोडियम एंड वाटर, देन आता है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, जिनका ऑलमोस्ट जीरो होता है क्लियरेंस। इसी के बेसिस पे एक डायग्राम देख लेते हैं। अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, पहले तो आपको एक्स एक्सिस देखना है, हमेशा प्लाज्मा लेवल दी हुई है और क्लियरेंस के बारे में पूछा हुआ है। क्लियरेंस पूछा हुआ है और किसी चीज का क्लियरेंस अगर आपने देखा कि कांस्टेंट है, प्लाज्मा लेवल बढ़ा रहे हो फिर भी इसका लेवल क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब फिल्ट्रेशन रेट जितना भी है उतना ही उसका क्लियरेंस भी है। तो ये कोई और चीज नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ इनुलिन होगा, क्योंकि ये रीअब्सॉर्ब और सिक्रेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, कोई ऐसा सब्सटेंस है, हम प्लाज्मा लेवल यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं, पहले इनिशियली तो कोई एक्सक्रीशन इसका नहीं हुआ, बट लेटर ऑन स्टेजेस पे हमने देखा कि वो चीज उसका क्लियरेंस होना शुरू हुआ है, और वो चीज हो सकती है ग्लूकोज। क्योंकि पहले तो जब तक हमने पढ़ा था ना एक्सपेक्टेड लेवल, एक्चुअल लेवल, जब तक टीएमजी रीच नहीं कर जाता तब तक तो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब होगा। जैसे ही टीएमजी क्रॉस कर जाएगा रीनल यूरिन में, वो आना शुरू हो जाएगा और उसका रीनल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये देखो लेवल देखो 625 के आसपास है, 600 से ज्यादा है, इसका मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऑलमोस्ट ये चीज इक्वल है, राइट। बट कुछ देर बाद जैसे आपने प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इसका क्लियरेंस कम होना शुरू हुआ। ऐसा क्यों होता है, याद रखना, जैसे आप प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पीएच को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, इसके जो प्रोटीन्स होते हैं जो सिक्रेट कर रहे हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं और इसकी वजह से इसका लेवल ड्रॉप करने लगता है। ये नीट 2023 में भी पूछा गया हुआ है, तो प्लीज याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट रहेगा तो इनुलिन, कहीं से बीच में से आ रहा है तो ग्लूकोज, और जो बहुत ज्यादा है और फिर कम हो रहा है तो पीएच। ओके, अब आते हैं जीएफआर के बारे में। ऑटो रेगुलेशन पहले पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो रेगुलेशन? इसका मतलब है रेगुलेट कर रहा है ब्लड फ्लो को, तो ब्लड फ्लो है कांस्टेंट इसका। अगर ब्लड फ्लो कांस्टेंट रहता है तो हमने ये भी देखा हुआ है कि जीएफआर भी कांस्टेंट रहता है। गेनोंग ने ह्यूमंस की बात नहीं की है, डॉग की बात की है। डॉग में बोला हुआ है गेनोंग ने कि 90 to 220 ये जो लेवल होता है, यहाँ तक हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड जीएफआर कांस्टेंट रहता है और उसी को हम ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। अब ये ऑटो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करती है किडनी? इस वाले मीन आर्टेरियल प्रेशर में। अब ध्यान दो, अगर मैंने बोला जैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा, लेट्स से 70 से 90 से लेट्स से 140 हो गया, ओके। अब क्या होता है, वहां पे दो मैकेनिज्म एक्ट करेंगे। पहला मैकेनिज्म है मायोजेनिक मैकेनिज्म, मायो मतलब मसल, राइट, और दूसरा मैकेनिज्म है टीजीपी पर। पहले पढ़ते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म। अगर मैंने बोला बीपी बढ़ गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा, बीपी बढ़ा, तो स्ट्रेच होगी एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल जैसे ही स्ट्रेच हुई तो जीएफआर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया भी बढ़ा है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखो साथ साथ कुछ और चेंजेस भी होते हैं। ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल हो रहा है यहाँ पे। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं कहाँ पे? एफरेंट आर्टेरियोल के स्मूथ मसल में, राइट, एफरेंट आर्टेरियोल के स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में अगर हो रहा है तो वो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा एफरेंट आर्टेरियोल को। जैसे वो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा तो जो ये बढ़ रहा था जीएफआर, उसको वो इनहिबिट करेगा, क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो ही कम हो जाएगा। तो इसी के हेल्प से हमारा जीएफआर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जो जीएफआर पहले बढ़ा हुआ था वो फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाता है। दूसरा मैकेनिज्म पड़ता है टीजी फीडबैक, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द जेजी अपैरेटस। जेजी क्या है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलस के पास या नियर जो है उसको हम बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसमें तीन सेल होते हैं। पहला होता है जेजी सेल, दूसरा होता है मैकुला डेंसा, तीसरा होता है लासिस सेल। लासिस सेल को हम बोलते हैं एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स आल्सो। आप ध्यान दो, पहले बात करते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की। यहाँ पे जो ये ब्लू दिख रहे हैं जिसमें छोटे 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 ग्रैन्यूल्स हैं, राइट, ये क्या है? जेजी सेल्स है। ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल पे, और ये ग्रैन्युलर होते हैं। इसका मतलब है ये दो चीजों की तरह एक्ट करते हैं। एक तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे ये स्ट्रेच होंगे ये रेनिन रिलीज कर देते हैं। रेनिन जाता है और रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो दो चीजें निकलेंगी, अल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन 2। अल्डोस्टेरोन वाटर के रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और दूसरी चीज होती है हमारी एंजियोटेंसिन 2, वो एक्ट करेगी एज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर। ओके, तो ये तो हो गया जेजी सेल्स के बारे में जो कि रिलीज करेंगे रेनिन। दूसरा आता है मैकुला डेंसा सेल्स। ये एक्ट करते हैं एज अ कीमोसिंथेसिस। क्या मतलब वो कीमोसिंथेसिस का? ये केमिकल सेंस करते हैं। कौन से केमिकल्स? सोडियम एंड क्लोराइड।
हमने बात की थी फर्स्ट डायग्राम में, रीनल में, जब भी हमने देखा था अभी कि जो असेंडिंग लिम्ब का जो एंड पार्ट होता है और डिस्टल ट्यूब्यूल का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, वो ग्लोमेरुलस के पास होता है, राइट। और इसमें कीमोसेंसस सेल्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेंस करेंगे सोडियम और क्लोराइड को। अगर ज्यादा सोडियम क्लोराइड आ रहा है, इसका मतलब ये सेंस कर लेते हैं अगर जीएफआर बढ़ रहा है या नहीं उसको। और जैसे ही जीएफआर बढ़ेगा, ये ग्लोमेरुलस पे फीडबैक देते हैं और जीएफआर को डिक्रीज करवा देते हैं बैक टू नॉर्मल। कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। लासिस सेल पर से तो जीएफआर के लिए नहीं, बट एक एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह एक्ट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल के लिए एक्ट करता है, सेल की तरह एक्ट करता है और उसमें हेल्प करवाता है। अब आते हैं टीजी फीडबैक में। कैसे होता है टीजी फीडबैक? पहली चीज, अगर मेरा फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फिल्ट्रेशन बढ़ा। सोडियम क्लोराइड का फिल्ट्रेशन बढ़ा तो मोर सोडियम क्लोराइड जाएगा कहां पर, टुवर्ड्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हैंडलर, उसके बाद डीसीटी के पास, राइट। अगर ज्यादा सोडियम क्लोराइड जा रहा है तो ज्यादा सोडियम क्लोराइड ये रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, हमें पता है एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए हम मेनली यूज कर रहे थे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी यूज होगा, एटीपी एडीपी में, एएमपी में, और फिर फाइनली ये कन्वर्ट होगा एडेनोसिन में। तो एडेनोसिन के लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब भी हम ज्यादा सोडियम क्लोराइड फिल्टर करते हैं। जैसे ही एडेनोसिन का लेवल बढ़ा, अब ये एडेनोसिन जाके क्या करवाता है, इट स्टार्ट टू इंक्रीज द कैल्शियम इन द स्मूथ मसल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। तो याद रखना, स्मूथ मसल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल में कैल्शियम ज्यादा बढ़ा। जैसे ही कैल्शियम बढ़ा मसल में, वो एक ही काम करवाता है, क्या, कंस्ट्रिक्शन का। तो ये करवाएगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल था उसका कंस्ट्रिक्शन हो गया। जैसे ही कंस्ट्रिक्शन हुआ, ऑब्वियसली बात है ज्यादा ब्लड नहीं आ पाएगा, ज्यादा ब्लड नहीं आया तो जीएफआर ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो जीएफआर कम हो गया, बैक टू द नॉर्मल। अब ध्यान दो, यहाँ से ट्यूब्यूल से फीडबैक जा रहा है ग्लोमेरुलस पर, राइट, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस से। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक और टीजी फीडबैक। आगे बढ़ते हैं एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोलर के कंस्ट्रिक्शन में। एफरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन तो बहुत सिंपल सा है। ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही हम एफरेंट आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन बढ़ाते जाते हैं, क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि फिल्ट्रेशन रेट फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, हमें पता है रेजिस्टेंस एंड फ्लो का इनवर्स कोरिलेशन है, ओके। तो इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो फ्लो कम होता है। फ्लो मतलब कौन सा फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो। अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है, जैसे ही आप रीनल आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इसका मतलब साथ साथ जो फिल्टर हो रहा होगा वो भी कम होगा, राइट। तो रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हुआ, राइट। इतना सा सिंपल सा है एफरेंट का कंस्ट्रिक्शन। बट जब भी हम इफरेंट के कंस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हमें देखने मिलता है बाइफेजिक रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है इसका, अब ध्यान से देखो। जैसे ही पहले तो आप कंस्ट्रिक्ट करते हो इफरेंट आर्टेरियोल, सपोज करो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियोल, ओके, और ये हमारा हो गया बोमेन्स कैप्सूल। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करना है, अगर माइल्ड कंस्ट्रिक्शन है तो क्या होगा, माइल्ड कंस्ट्रिक्शन में यहाँ पे बैक प्रेशर बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, जीएफआर बढ़ गया। बट जब भी हम रीनल ब्लड फ्लो की बात करते हैं, इसका मतलब कितना ब्लड फ्लो आगे जा रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो कंस्ट्रिक्शन है तो रीनल ब्लड फ्लो तो पेरिटोबल कैपिलरीज के पास कम ही जा रहा है, राइट। तो रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पे कम होता जाएगा। बट अगर गाइडन क्लियरली यहाँ पे मेंशन करता है कि 3 टाइम्स से ज्यादा या सिवियर कंस्ट्रिक्शन है, तब क्या होगा, याद रखना 2 प्रेशर्स होते हैं। एक तो प्रेशर होता है पुशिंग प्रेशर, एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर। यहाँ पे प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अगर ये कंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, राइट। सिवियर कंस्ट्रिक्शन इसका मतलब अगर 3 गुना ज्यादा है, नॉर्मल लूमन से 3 गुना ज्यादा छोटा हो गया है ये लूमन इफरेंट आर्टेरियोल का। अब क्या होगा, प्रोटीन भी एक्यूमुलेट होंगे ग्लोमेरुलस में और प्रोटीन देते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और जब भी बढ़ा ऑनकोटिक प्रेशर तो जीएफआर ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर को धरे रखते हैं, राइट। ये होल्ड करते हैं वाटर को, जाने नहीं देते हैं बोमेन्स कैप्सूल में, इसीलिए फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, राइट। तो ये बाइफेजिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करते हैं इसी के चार्ट फॉर्मेट की। अगर मैंने बोला था एफरेंट का सिंपल सा फंडा है, अगर एफरेंट का कंस्ट्रिक्ट करोगे तो आरपीएफ एंड जीएफआर दोनों कम होंगे, डायलेट करोगे तो दोनों बढ़ेंगे, राइट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जब भी बात आती है फ्रैक्शन की, इसका मतलब है टोटल में से कितना कर रहे हैं। तो टोटल मतलब कितना ब्लड आया, दैट इज नथिंग बट आरपीएफ, उसमें से कितना फिल्टर हुआ, दैट इज नथिंग बट जीएफआर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीएफआर अपॉन आरपीएफ। ध्यान दो यहाँ पे दोनों चीजें कम हो रही है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा, यहाँ दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा।
बट जब भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल की बात करते हैं, डिपेंड करता है अर्ली है या लेट है। अर्ली फेज में आरपीएफ तो कम ही होता है, बट अर्ली फेज में जीएफआर बढ़ जाता है, राइट और लेट फेज में ये कम हो जाता है या बहुत सीवियर कंस्ट्रक्शन में ये कम हो जाता है। सो अगर जीएफआर न्यूमरेटर है, अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो बढ़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, बट याद रखो न्यूमरेटर अगर बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेशियो है वो भी कम हो जाएगा, राइट। सो रिस्पेक्टिवली हमारे रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं डायलिटेशन की। डायलिटेशन सिंपल सा है, अगर इफरेंट डायलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकुलर कैपिलरीज में जाएगा तो वीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना नहीं मिल रहा है। इट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन करते हैं हम जीएफआर का। जीएफआर की कैलकुलेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, केएफ दैट इज फिल्ट्रेशन कांस्टेंट। फिल्ट्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना है सरफेस एरिया और कितनी है उस सब्सटेंस के लिए परमिएबिलिटी, राइट। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो जीएफआर बढ़ेगा। अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमें दो स्टार्विंग फोर्सेस याद रखने जरूरी है। एक तो होता है पुशिंग प्रेशर, एच फॉर पुश, एच आता है पुश में, और एच फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बिल्डअप हुआ है तो ये पुश करेगा वाटर को अवे इनटू द बोमेंस कैप्सूल। अगर पुश कर रहा है वाटर को तो फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, राइट। अगर बोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो ये पुश करेगा वाटर को अवे, दैट मींस टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। मतलब ये हिंड्रेंस डालेगा किसमें, रीअब्जॉर्प्शन कट। मतलब क्या है, ये हिंड्रेंस डालेगा किसमें, फिल्ट्रेशन में, राइट। अब बात करते हैं दूसरे प्रेशर की, विच इज नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर और विच इज ऑल्सो नोन एज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। और याद रखो हमने सेकंड थर्ड स्लाइड में ही पढ़ा था कि प्रोटीन्स हमारे जो है वो फिल्टर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटीन फिल्टर ही नहीं हुए तो यहाँ पे जीरो प्रोटीन है तो जीरो ऑनकोटिक प्रेशर भी रहता है। ऑन द अदर हैंड ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें ग्लोमेरुलर कैपिलरी में तो वो होता है 32 mmHg। तो कैलकुलेट करते हैं NFP क्या आएगा। कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, HPG माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज माइनस ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज माइनस ये HPB का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल एंड द ऑनकोटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल। तो कैलकुलेट करते हैं 60 माइनस 32 माइनस 18 माइनस 0, राइट। सो ये आता है हमारा 10 mmHg इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब कोएफिशिएंट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, ये होता है 12 mg per ml per minute। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 125 ml per minute ऑफ GFR, जो कि हमारा नॉर्मल GFR होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसिड सिक्रीशन की, जो कि लास्ट टॉपिक है नेफ्रॉन्स का या फिर रीनल सिस्टम का। एसिड सिक्रीशन ये किडनी में होता है बाय ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द डिसेंडिंग थिक सेगमेंट दैट इज DTS, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिंडलेन। क्यों, क्योंकि ये परमिएबल ही नहीं होता है सोल्यूट्स के लिए। तो एसिड की बात तो छोड़ ही दो। मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है एसिड का वो होता है पीसीटी में, बट एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन अगर पूछे, मतलब यूरिन एसिडिफाई नहीं कर पाता है वो। ऐसा कैसे हो गया कि H+ आयन तो सिक्रेट कर रहा है, H+ आयन तो एसिड ही है, एसिड तो सिक्रेट कर रहा है पर एसिडिफिकेशन नहीं कर पा रहा, बिकॉज याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम बफर्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बफर्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्या करते हैं ये बफर्स न्यूट्रल कर देते हैं पीएच को यूरिन के ट्यूब्यूल्स में, राइट, और एसिडिफाई नहीं कर पाते हैं। बट याद रखना हमने जो पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, वो बार बार डाले जा रहा है हाइड्रोजन को मोर एंड मोर, राइट, और उसकी वजह से क्या होता है, एसिड सिक्रीशन मैक्सिमम रहता है पीसीटी में। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन की। तो होता कहाँ है एसिडिफिकेशन, होता है सीडी में मोर देन डीसीटी। अगर ऑप्शन में सीडी नहीं है तब आप मार्क करोगे डीसीटी, अदरवाइज मार्क करोगे सीडी। कौन सा सेल हमने पढ़ा था इसके लिए, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल। याद है हाइड्रोजन पंप था और हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। याद रखना ये कम एसिड सिक्रेट करता है पर एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन करवाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस बफर्स और मिनिमम बफर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे ज्यादा बफर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन होता है, क्योंकि हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। अब जब बात ही कर ली है पीएच की तो डिस्कस करते हैं नॉर्मल पीएच क्या होता है और मिनिमम पीएच क्या होता है। नॉर्मल यूरिन का पीएच होता है अराउंड 6 to 8, ये होता है 6 to 8। बट जब हम मिनिमम पीएच की बात करते हैं तो ये होता है 4.5। क्या मतलब हुआ मिनिमम पीएच, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग पीएच ऑल्सो। क्या मतलब हुआ इसका, लिमिटिंग पीएच मतलब ये लिमिट करता है वहां पे H+ सिक्रीशन को। इसका मतलब अगर 4.5 तक पीएच लो जा चुका है अब और H+ आयन सिक्रीशन नहीं होंगे।
और एसिडिफाई यूरिन नहीं होगी, इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट। याद रखना, लोअर लिमिट ऑफ द पीएच इज 4.5, जिसको लिमिटिंग पीएच बोलते हैं। अब बफर्स की बात कर ही ली है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मेन बफर, चाहे वो ब्लड में पूछे चाहे यूरिन में पूछे, आपका आंसर होना चाहिए बाइकार्बोनेट। बी फॉर बफर, मेन बफर है बी फॉर बाइकार्बोनेट। ओके, इंड्यूसिबल बफर क्या मतलब है? इंड्यूस करने का, इसका मतलब है हम नया प्रोड्यूस कर रहे हैं किडनी में जब भी हमें ज्यादा बफरिंग करनी होती है और ज्यादा H+ आयन सिक्रीट करना होता है, राइट। तो कौन सा ऐसा आयन है? N आ रहा है इंड्यूसिबल में, तो याद रखना अमोनिया, दैट इज NH3, या इसी को हम बोलते हैं अमोनिया, राइट। जो ग्लूटामेट होता है उसको हम पहले ग्लूटामिन बनाते हैं, ग्लूटामिनेज उस पर एक्ट करता है तो NH3 हमारा हमें मिल जाता है, राइट। अब बात करते हैं टाइट्रेबल की। टाइट्रेबल मतलब कि कौन सा हम मेजर कर सकते हैं टाइट्रेशन के साथ। अगर ये पूछा गया या क्वेश्चन पूछा गया मेन बफर कौन सा होता है CD में, बाइकार्बोनेट तो मोस्टली यूज्ड अप हो जाता है PCT में और वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, हमने देखा था, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर जो कि बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे था PCT के, राइट। तो उसके वजह से मेन अगर बफर पूछे CD में कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फेट बफर। ओके, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ऐसे ही याद रख लेना। अब आते हैं समरी के तरफ। मैक्सिमम ब्लड फ्लो इन द किडनी, कहां पर जाता है मैक्सिमम ब्लड फ्लो? कॉर्टेक्स में। क्यों? क्योंकि पीसीटी वहां पे है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा सिक्रीशन यही करवा रही है, तो सबसे ज्यादा हमें ब्लड फ्लो भी वही पहुंचाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जो कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ नेफ्रॉन है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, वो हो गया हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि उनके जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप इनटू द इनर मेडुला जा पाता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस आकर इन, सारा का सारा मैक्सिमम होता है पीसीटी में। रीअब्जॉर्प्शन सारे सब्सटेंसेस का होता है मैक्सिमम पीसीटी में एक्सेप्ट मैग्नीशियम जिसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होता है। सिक्रीशन की बात करें तो पोटेशियम एक्सेप्शन है और यूरिया एक्सेप्शन है। पोटेशियम होता है डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल में और आपका एलओएच में होता है यूरिया। सीसी मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर कौन कौन से हैं? मल्टीप्लायर अगर पूछे तो लूप ऑफ हेनले एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। अगर एक्सचेंजर की बात करते हैं तो वो होता है वासा रेक्टा, राइट। फिल्ट्रेशन प्लस कंप्लीट सिक्रीशन, तो ऐसा होता है, इसका होता है हमारा पीएच, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंप्लीटली सिक्रीट हो जाता है अगर आप एडिक्वेट वॉल्यूम में दो। अगर बहुत ज्यादा दे दोगे तो कम हो जाएगी, फॉल्स लो वैल्यू मिलेगा आपको। तो इसका क्लियरेंस होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो के इक्वल और इसीलिए हम उसको यूज करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल स्प्ले क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड क्या था, ग्लूकोज का कितना रीअब्जॉर्प्शन हो 375, बट होता कितना है एक्चुअल में? होता है ओनली 180 to 200, राइट। जीएफआर की बात करते हैं। जीएफआर कैलकुलेट करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फिल्ट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें दो प्रेशर्स का जानना जरूरी है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस माइनस ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल एंड माइनस दी पाई ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। पाई यूजुअली 0 होता है तो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। सो पढ़ेंगे हम एंडोसिस्टम नाउ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर पहली चीज पढ़ेंगे हम, उसमें है एक होता है इंट्रासेल्युलर, एक होता है एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर में इसका मतलब क्या है? जो भी हार्मोन इंट्रासेल्युलर मतलब क्या कि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहा है, इसका मतलब वो लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है, राइट। तो लिपिड सॉल्युबल जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो क्रॉस कर लेंगे मेम्ब्रेन को और चले जाएंगे इंट्रासेल्युलरली। अब इसमें या तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे या तो वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। अब समझो इस चीज को, न्यूक्लियर पे एक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक दिया था, दैट इज न्यूक टैड। न्यूक का क्या मतलब था? न्यूक मतलब न्यूक्लियर, राइट। और टैड था थायराइड हार्मोन, विटामिन ए और विटामिन डी। ये जो हार्मोन्स होते हैं विटामिन्स और आल्सो एक्टिंग एज अ हार्मोन हियर। तो कुछ विटामिन्स जैसे ए और डी होते हैं वो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम रेगुलेशन में हम देखेंगे विटामिन डी का रोल, राइट। तो ये तीन हार्मोन्स होते हैं न्यूक्लियर के थ्रू। अब साइटोप्लाज्मिक के थ्रू एक्ट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि हमारा होगा अल्डोस्टेरोन, राइट। और बाकी बचे दो, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्सस्टेरॉइड्स। सेक्सस्टेरॉइड्स यानी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन सारे हमारे वो किससे एक्ट करेंगे? ये हमारे या तो हो सकता है न्यूक्लियर से या तो हो सकता है साइटोप्लाज्मिक से एक्ट करें, राइट। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की। अगर हमने बात की थी अभी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, अगर सेल मेम्ब्रेन कोई हार्मोन क्रॉस नहीं कर पा रहा है तब क्या होगा? तब डेफिनेटली हमें कोई सेल सरफेस रिसेप्टर लगाना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि वो जो हार्मोन आएगा वो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करेगा, या तो वो जीपीसीआर के थ्रू एक्ट करेगा। अब जीपीसीआर जो होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कुछ देर में इसकी बात करेंगे, ये एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू,
राइट, ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है। थायरोसिन काइनेज, इसके थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं याद रखना, इसके थ्रू एक्ट करता है इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब क्या, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, आपका प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स अगर एग्जाम में पूछे जाए तो वो एक्ट करेंगे टायरोसिन काइनेज के थ्रू। अब बात करते हैं साइटोकिन रिसेप्टर्स की। साइटोकिन रिसेप्टर में भी कुछ पार्ट होता है जो टायरोसिन काइनेज से बना होता है, राइट। अगर साइटोकिन काइनेज रिसेप्टर ऑप्शन में नहीं है तो आप टायरोसिन काइनेज भी मार्क कर सकते हो, जो कि एक्ट करते हैं जैक-स्टैट पाथवे से। अब इसमें आते हैं दो हार्मोन, फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखना, एक पहली चीज, एंटीरियर पिट्यूटरी से दोनों ही रिलीज हो रहे हैं, दोनों ही सेम टाइप ऑफ सेल से रिलीज होते हैं, दैट मींस एसिडोफिलिक सेल से रिलीज होते हैं, और दोनों ही एक्ट करते हैं साइटोकिन रिसेप्टर पे, दोनों ही एक्ट करते हैं जैक-स्टैट पाथवे से, इसलिए इनको बोलते हैं ट्विन हार्मोन, इसलिए इनको बोलते हैं ट्विन हार्मोन। अब आते हैं सीरीन काइनेज में। सीरीन काइनेज में आपको दो ए याद करना है, एक तो हो गया एक्टिविन, एक होता है एएमएच, और एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसी को बोलते हैं हम मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, सो ये हुए हमारे सारे के सारे हार्मोन। तो याद रखना, पहली चीज, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो पक्का है इंट्रासेलुलरली एक्ट कर रहा है। देख लो न्यूक्लियोटाइड है या नहीं, राइट। अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है या नहीं, अगर वो भी नहीं है, इन किसी में से कुछ है तो वो एक्ट करेगा दोनों में से, राइट, किसी पे भी। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर पे एक्ट करेगा। अगर देखो वो इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर, प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन में से तो कोई नहीं है, ये यूजुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एक बार पूछा गया था डीएमबी के एग्जाम में, एक्टिव दिस एएमएच, राइट, एक्ट वाया। अब अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ही एक्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं जीपीसीआर के बारे में। अब जीपीसीआर क्या होता है, एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इसका मतलब ये कपल होता है किससे, जी प्रोटीन से। चार टाइप के डिफरेंट जी प्रोटीन्स होते हैं, उससे डिपेंडेंट उसका सेकेंडरी मैसेंजर, करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हम जीपीसीआर का इस प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बना ले, सपोज करो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये थ्रू एंड थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और ये दिख कैसे रहा है, एक सांप की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, राइट। और 7 टाइम पास कर रहा है तो 7 पास रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, या ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है तो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो गया, कि कौन सा जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है। अगर जी टी एक्टिवेट हुआ है तब तो हमारा साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट होगा। डिपेंड होगा कि जी आई एक्टिवेट हुआ है या जी एस, अगर इन दोनों में से कोई हुआ है तो साइक्लिक एएमपी या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, और अगर जी क्यू है तो फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू IP3DAG एक्टिवेट होगा। हमें बस हार्मोन्स के नाम जानने हैं। तो आपको पहले देखना है कि साइक्लिक एएमपी वाले कौन से हैं। दो ही हार्मोन्स है, लेट्स से NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ANP, नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, दो ही याद रखने आपने। नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, दोनों में NN आ रहा है, तो अगर NN आया, नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड चाहे कोई भी हो, क्या मतलब इसका, ANP हो, BNP हो, CNP हो, राइट, ये सारे के सारे किससे एक्ट करेंगे, साइक्लिक जीएमपी से। ओके, अगर ये दोनों नहीं है और वो जो हार्मोन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन है, इसका मतलब वो कैल्शियम को बढ़ा रहा है सेल में, स्मूथ मसल्स में, और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो इसका मतलब वो एक्ट करेंगे IP3DAG से। क्यों, क्योंकि जीक्यू के थ्रू कैल्शियम हमेशा बढ़ता है। अब कौन कौन से है वो कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, पहला आता है वेसोप्रेसिन, जिसको हम ADH बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन, फिर ए से 3 आते हैं। पहला ए से अल्फा 1 एड्रीनर्जिक, अगर कोई भी अल्फा 1 पे एक्ट कर रहा है, एड्रीनर्जिक हार्मोन है, तो वो एक्ट करेगा हमारे IP3DAG से। दूसरा हो गया एंजियोटेंसिन 2, और तीसरा हो गया एसिटाइलकोलिन, अगर ये M1 M3 और M5 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है। प्लस देयर आर सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन्स है, राइट। कॉन्ट्रैक्टाइल तो हमने पढ़ लिया कि ये सारे कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन्स है, बट कुछ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी इसके थ्रू एक्ट करते हैं। सो GnRH, GHRH और TRH, राइट। सो हम कैसे याद करते थे, वो AAA GT, राइट। GT में बहुत बार ग्रांड टेस्ट जो हम देते थे उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वो GT AAA ऐसे हम याद रखते थे। अब ये AAA हम कैसे याद रखते थे, 1 2 and 3, सो अल्फा 1 एंजियोटेंसिन 2 and M3, राइट, विच इज गोइंग टू बी एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के शॉर्ट फॉर्म में भी 3 लेटर्स आ रहे हैं, सो आप रिमेंबर कर सकते हो। अगर ये दोनों में से भी कोई नहीं है और ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन GnRH TRH भी नहीं है, सो याद रखना बाकी सारे रेस्ट ऑल इज गोइंग टू वर्क थ्रू दिस। ओके, तो आपको पहले देखना पड़ेगा लिपिड सॉल्युबल है या नहीं। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो उधर वाला तो छोड़ ही दो, एक्स्ट्रा सेलुलर के थ्रू एक्ट करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं टायरोसिन काइनेज से, साइटोकिन से या सीरीन काइनेज से तो एक्ट नहीं कर रहा। अगर वो भी नहीं है तो पक्का है जीपीसीआर। अगर जीपीसीआर में NO-ANP नहीं है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन नहीं है, GnRH GHRH TRH भी नहीं है, तो इसका मतलब बाकी बचे सारे के सारे हार्मोन इसी के थ्रू, साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करेंगे। ये हेल्प करता है रेगुलेशन में,
मेटाबॉलिज्म में और रिलैक्सेशन में, राइट। तो ये तीनों में भी हेल्प कर देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की तरफ। ऑक्सीटोसिन, इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन पहली चीज पार्चुरेशन करवाता है। इसका मतलब क्या है? जब बेबी की डिलीवरी हो रही थी तब जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना था हमें डिलीवरी के टाइम पे, उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, जिसमें ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। बेबी डिलीवर होने के बाद मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स भी इससे आता है। कैसे? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ब्रेस्ट के मायो एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करता है। मायो मतलब मसल, छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लोब्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं और इसके वजह से होता है मिल्क का इजेक्शन आउट फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट, ठीक है। थर्ड, इसमें होता है स्पर्म इजैक्यूलेशन इन द मेल्स। मेल्स में ये क्या करवाता है? स्पर्म इजैकुलेशन करवाता है। नाउ एक चीज याद रखना, मिल्क इजेक्शन पे और मिल्क प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाए मिल्क प्रोडक्शन किससे हो रहा है तो याद रखना वो होगा हमारा प्रोलैक्टिन। प्रो फॉर प्रोलैक्टिन, प्रो फॉर प्रोडक्शन, राइट। सो प्रो फॉर प्रोलैक्टिन, प्रो फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। एंड मिल्क इजेक्शन आप ऐसे लिख सकते हो इजेक्शन के लिए, राइट। सो ऑक्सीटोसिन में एक्स आ रहा है। सो प्लीज रिमेंबर, याद रखना ये। और एक क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो होता है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, इसका मतलब मदर में मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कौन करता है ये? डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो ही है हमारा PIM। आगे बढ़ते हैं, एडीएच के बारे में बात करेंगे। याद रखना एडीएच के 3 रिसेप्टर्स होते हैं, V1, V2, V3। V1 को ही हम V1A बोलते हैं और V3 को ही हम V1B बोलते हैं। V1B का या V3 का सिंपल सा फंडा है कि ये ACTH रिलीज को इंक्रीज करता है या ACTH सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। यूजुअली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उसपे। अब बात करते हैं V1 एंड V2 की। अगर V1 की बात करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है और याद रखना ये बढ़ाता है कैल्शियम को, तो डेफिनेटली ये एक्ट करेगा IP3DAG से, राइट। कैल्शियम को बढ़ाएगा और कंस्ट्रक्शन करवाएगा किसका? एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल का। और इनका कंस्ट्रक्शन करके ये करवाता क्या है? फाइनली ये करवाता है GFR रेगुलेशन। GFR का रेगुलेशन ये मेंटेन करता है। बात करते हैं V2 की। जब भी V2 की बात करते हैं तो याद रखना ये साइक्लिक AMP को बढ़ाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं, ये साइक्लिक AMP को बढ़ाता है। वाया इंक्रीजिंग साइक्लिक AMP ये इंक्रीज करता है एक्वापोरिन 2 को। हमने बात की थी किडनी में प्रिंसिपल सेल्स पे, राइट। और ये करवाता है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, राइट। सो अगर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर V1 की बात करें तो वो IP3DAG के थ्रू एक्ट करेगा। अगर V2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है तो वो साइक्लिक AMP बढ़ाएगा सेल में, ओके। आगे बढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन की तरफ। इसमें बस आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाते हैं या कम करते हैं। पहला पढ़ते हैं, पहला है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजिंग फैक्टर और जो डिक्रीज करे। पहला पढ़ते हैं इंक्रीज कौन कौन करता है? हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ब्लड में तो ग्रोथ हार्मोन कौन कौन बढ़ाएगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ाता है। जैसे सपोज करो किसी पर्सन ने की हुई है फास्टिंग या स्टारवेशन, राइट, या फिर वो कर रहा है एक्सरसाइज, उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज को बढ़ाने में ब्लड में, राइट। तो उसका स्टिमुलस हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो वो ग्लूकोज के रिलीज को बढ़ाएगा, ओके। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब हाइपोग्लाइसीमिया में थे तो नॉर्मोग्लाइसीमिया या यूग्लाइसीमिया हो जाएगा। प्रोटीन में जब भी हम अमीनो एसिड्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, राइट। इसीलिए जब भी मसल की ग्रोथ करवानी होती है तो जिम वगैरह में वो क्या एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन मील लो, ओके। सो अमीनो एसिड इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि इंक्रीज करता है आपके ग्रोथ हार्मोन को। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या पायरोजेंस जब होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, राइट। तो डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा होने चाहिए। हार्मोन्स पे आते हैं। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करते हैं? पहला हो गया आपका ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन और साथ साथ ADH भी ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करवाता है। कुछ ड्रग्स भी है जो कि इंक्रीज करवाते हैं। याद रखना जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एंड साथ साथ डोपामिन एगोनिस्ट, राइट। सो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड डोपामिन एगोनिस्ट ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। अब डिक्रीज कौन कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है ब्लड में वो नेगेटिव फीडबैक देगा अपने ही रिलीज पे, राइट। सो ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ वो कम करेगा अपना खुद का रिलीज ताकि एक्सेस ना हो जाए। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जिसको सोमैटोमेडिन C भी बोलते हैं, राइट। तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करवाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो वो भी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। क्या इफेक्ट्स है उसके वो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। अगर स्लीप का कोई एक टाइप है पर्टिकुलर, दैट इज अगर कोई रेम में है, दैट मींस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में है, तो वो डिक्रीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन को। ऑन द अदर हैंड अगर कोई NREM स्लीप में है तो वो इंक्रीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन को, राइट। कॉर्टिसोल एंड सोमैटोस्टैटिन्स अगर बढ़े हुए हैं, नाम में ही है इसका स्टैटिन मतलब रोकना, स्टैसिस करना, राइट।
राइट, बॉडी की ग्रोथ रोकने के लिए, दैट इज ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए आता है सोमैटोस्टैटिन एंड कॉर्टिसोल। अब इसके इफेक्ट देखते हैं, दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट इफेक्ट करे, या ग्रोथ हार्मोन लिवर को स्टिमुलेट करता है और लिवर से निकालता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो कि अडल्ट में होता है। याद रखना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 जो होता है वो बेबी में होता है, फीटस में, और वो फीटल मैचुरेशन करवाता है, फीटल ग्रोथ करवाता है। ओके, अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है। डायरेक्ट इफेक्ट है इसका, सोडियम रिटेंशन करवाता है ग्रोथ हार्मोन, ये डिक्रीज करवाता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। ध्यान से पढ़ना, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब अगर सपोज करो ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, इस पे इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है या उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है ये बढ़ा रहा है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को। तो याद रखना, जब भी इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये डायबिटीज करवा सकता है। सो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को और भी नाम दिया जाता है एज अ डायबेटोजेनिक हार्मोन। सो इसीलिए इसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये जेनेसिस करवा सकता है, ये डायबिटीज जैसे सिम्टम्स ला सकता है। अब देखो, डायरेक्ट में ये करवाता है लाइपोलाइसिस प्लस प्रोटीन सिंथेसिस। ग्रोथ हार्मोन जब भी होगा वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में हेल्प करेगा, राइट, एंड एपिफाइजल की ग्रोथ करवाता है। कब तक? जब तक एपिफाइजल प्लेट जो है वो ऑसिफाइड नहीं हो जाती, क्लोज नहीं हो जाती बिफोर द प्यूबर्टी। ओके, कुछ डायरेक्ट एक्शन की तरह ही होते हैं इन डायरेक्ट एक्शन, बट कुछ टोटली डिफरेंट है। याद रखना, हमने बोला था इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन, बट अगर ये लिवर के थ्रू IGF-1 के थ्रू एक्ट कर रहा है तो ये इंसुलिन लाइक एक्टिविटी करवाएगा। इसका मतलब क्या है? नाम में ही है ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो इंसुलिन की तरह एक्टिविटी करवाएगा और ये डायबिटीज को होने से रोकेगा। और याद रखना, हमारे नॉर्मल बॉडी में ये दोनों ही बैलेंस में चलते हैं, इसलिए डायबिटीज नहीं होता है, राइट। अपोजिट एक और एक्शन है एंटी लाइपोलिटिक एक्टिविटी। ये लाइपोलिसिस डायरेक्ट अगर एक्टिविटी पूछे तो लाइपोलिसिस करवा रहा था, यहाँ ये लाइपोलिसिस को रोक रहा है। बट जब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की और एपिफाइजल ग्रोथ की, ये दोनों चीजें करवाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस IGF-1 के थ्रू भी होगा और ग्रोथ हार्मोन के थ्रू भी होगा, एपिफाइजल ग्रोथ भी दोनों के थ्रू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं थायराइड की तरफ। अब ये पिक्चर एक बार दी गई हुई थी एग्जाम में, याद रखना एक्टिव और इनएक्टिव सेल्स कैसे पहचानोगे। तो पहली चीज ये हुआ हमारा कोलॉइड इन द फॉलिकुलर सेल्स। हमें पता है थायराइड में दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स तो T3 T4 दैट इज थायराइड हार्मोन बनाने के काम आते हैं, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं हमारे, वो कैल्सिटोनिन बनाते हैं, नाम में ही है कैल्सिटोनिन, कैल्शियम के रेगुलेशन में काम आएगा। ओके, अब देखते हैं पहले थायराइड का। तो कोलॉइड, जब भी लेट्स से थायराइड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तब कोलॉइड में थायराइड हार्मोन स्टोर हुआ पड़ेगा, राइट। अब इनका कोई एक्शन पर से नहीं है, राइट, तो ये सेल्स बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, बट जब थायराइड की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये कोलमनार जैसे सेल्स बड़े बड़े दिखेंगे और कोलॉइड छोटा सा हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्टोर कम हो रहा है और थायराइड जो है वो यूज्ड अप हो रहा है, राइट। तो अगर मैंने हिस्टोलॉजी स्लाइड पे देखूं तो कोलॉइड इतना बड़ा दिखेगा, राइट, और छोटे छोटे हमें सेल्स दिखेंगे फॉलिकुलर सेल्स, बट यहाँ पे देखो फॉलिकुलर सेल्स बहुत बड़े बड़े हैं और कोलॉइड जो है वो बहुत ही छोटा सा है, राइट। देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है थायराइड हार्मोन की। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से पहले हमें क्या करना है थायराइड बनाने के लिए? पहले हमें आयोडीन की ट्रैपिंग करनी पड़ेगी। अब आयोडीन तो हम डायरेक्टली ट्रैप नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, आयोडाइड का ट्रैपिंग करते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहले तो हुआ सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, जब ब्लड वेसल के साइड में होता है वो होता है हमारा बेसोलैटरल मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल। तो ये है हमारा फॉलिकुलर सेल, इसकी है ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन और ये अपाइकल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ल्यूमेन मतलब यहाँ पे होगा हमारा कोलॉइड। कोलॉइड में एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज थायरोग्लोबुलिन, जिसपे टायरोसिन के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन करके। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, सिम्पोटर है इसका मतलब ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव से नाम की तरह सोडियम आयोडाइड, इसका मतलब सोडियम और आयोडाइड, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव को हम अंदर ले रहे हैं सेल के अंदर, राइट, फॉलिकुलर सेल में। अब यहाँ तो ले लिया आयोडाइड को, पर इसको कोलॉइड में भेजना पड़ेगा अगर T3 T4 बनाना है तो ध्यान दो, यहाँ पे आयोडाइड अंदर जाता है बट न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड बाहर आता है, तो आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर, इसी को हम बोलते हैं पेंड्रेन प्रोटीन, राइट। और ये पेंड्रेन प्रोटीन ना सिर्फ थायराइड में बट ये ईयर में भी प्रेजेंट होता है। तो एक सिंड्रोम होता है विच इज नोन एज पेंड्रेड सिंड्रोम। इसका मतलब है कि ये आयोडाइड को ट्रैप नहीं कर पाता है। अगर ये आयोडाइड को ट्रैप नहीं कर पाया, अगर यहाँ पे नहीं कर पाया तब तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा, अगर ईयर में नहीं करवाया तो SNHL दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ट्रैप तो कर लिया आयोडाइड को। अब जैसे ट्रैपिंग होती है उसके बाद इसका होता है कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसमें, दो आयोडाइड मॉलिक्यूल I+ बना लेते हैं, दैट इज नथिंग बट द आयोडीन। अब ये बना हुआ आयोडीन क्या करता है, हमने बात की थी कोलॉइड में एक थायरोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन पड़ा होता है, राइट। उसमें कहीं ना कहीं टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या अमीनो एसिड होते हैं। अब अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल जाके टायरोसिन से बाइंड कर गया तो ये बनाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन, राइट। अगर दो आयोडीन के मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर गए तो ये बनाएगा
डाइआयोडोटायरोसिन। आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। इसके लिए एक निमोनिक आप याद कर सकते हो, दैट इज टॉप्स। क्या है ये टॉप्स? टी इज फॉर ट्रैपिंग। हमने देखा ट्रैपिंग किस किस के वजह से हो रही थी, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर के वजह से और हमारे पेंट्रिन प्रोटीन के हेल्प से। ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके हेल्प से हो रहा था? थायराइड पेरोक्सीडेज के हेल्प से हो रहा था। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग या ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन, बाइंडिंग, इसी को हम कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि आयोडीन जाके टायरोसिन पे अटैच हो रहा है। अब आता है कपलिंग। अब ये कपलिंग क्या है? हमने बाइंडिंग करके यहाँ पे MIT एंड DIT बना लिया था। अब सपोज करो कोई MIT मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इस पे आके अगर कोई DIT आके कंबाइन कर जाए तो एक ऑलरेडी था, दो आके ज्वाइन कर गए, इसका मतलब T3 बनेगा। ओके, अगर DIT के साथ कोई DIT कंबाइन हो जाए तो ये बनाएगा T4। अगर DIT मॉलिक्यूल पे कोई आके MIT मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है तो ये बनाता है रिवर्स T3। ओके, तो याद रखना कि T3 मोर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू T4, पर बनता T4 ज्यादा है। ओके, और लाइफ स्पैन भी इसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से बाउंड रहता है। एनीवेज, देन क्या होता है, जैसे ये बना तो पहले होगा एंडोसाइटोसिस। जब भी स्टिमुलस आएगा तो होगा एंडोसाइटोसिस। किसमें? हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वो बनता है कोलॉइड में, बट जब भी ब्लड में सिक्रीट होना पड़ेगा तो फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट? तो एक साइड से होता है उसका एंडोसाइटोसिस और दूसरे से होता है एक्सोसाइटोसिस। ओके, मीनवाइल जब भी एंडोसाइटोस होके अंदर आता है तो इसमें प्रोसेसिंग होती है और थायरोग्लोबुलिन अलग किया जाता है T3 T4 से। ओके, एंड देन होता है इसका रिलीज, राइट? सो T3 T4 रिलीज हो जाता है। अब इसके एक्शंस के बारे में देखते हैं। हर बॉडी पार्ट पे ये एक्ट करता है। स्केलेटल मसल पे एक्ट करेगा तो ये जो भी प्रोटीन्स बने हुए थे उनको तोड़ेगा, दैट इज इंक्रीज इन द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। अगर ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है तो किसी को हाइपर थायराइड है तो ये क्या करेगा? मसल को बहुत ज्यादा तोड़ेगा, तो क्या हो जाएगी? मसल वीकनेस हो जाएगी। अगर ये मसल वीकनेस एक्सेसिव थायराइड की वजह से है तो हम इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। सीवीएस पे याद रखना कि ये सारे पंप्स को बढ़ाता है और स्पेशली कुछ जीन्स को अपरेगुलेट करता है। स्पेशली याद रखना बीटा एड्रेनर्जिक एंड सोडियम पोटेशियम ATPase, ये दो मेन है। अगर इन दोनों की एक्टिविटी ये बढ़ा रहा है, अगर स्पेशली बीटा एड्रेनर्जिक की, तो बीटा एड्रेनर्जिक की एक्टिविटी बढ़ी मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी तो सब कुछ बढ़ जाएगा। इसका हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी सब बढ़ जाएगा, राइट? और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बात करते हैं CNS की। ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत काम आता है। हमने जब डिफरेंट ड्वार्फ पढ़े थे मेन क्लास में तो हमने पढ़ा था कि क्रेटिनिज्म इज बिकॉज ऑफ दिस थायराइड। अब थायराइड जो है वो ऑयल है, दैट मीन्स लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाएगा। स्पेशली चिल्ड्रंस में ये ब्रेन डेवलपमेंट करवाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई चाइल्डहुड में तो बच्चा आएगा मेंटल रिटार्डेशन के साथ आपके पास, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। अगर बच्चे में बहुत ज्यादा एक्सेसिव थायराइड है तो ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी करवाएगा। साथ साथ इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेबल होगा और एंग्शियस होगा तो एंजाइटी भी होगी उसको, राइट? ये सारी चीजें थायराइड में होती है। देन बोन के फॉर्मेशन को, मैचुरेशन को और ऑसिफिकेशन में, इन तीनों प्रोसेसेस में थायराइड हेल्प करता है। इसीलिए जब भी हाइपोथायराइड होता है तो हमें देखने मिलता है ड्वार्फिज्म। स्पेशली उन डॉर्स को हम क्रेटिन्स बोलते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक हार्मोन है, अभी हमने पढ़ा मसल में भी ये कैटाबॉलिज्म करवा रहा था और ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। क्या क्या करके ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है? पहले तो जीआई से ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन किडनी से भी बढ़ाएगा, राइट? उसके बाद ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, नया ग्लूकोज बनाएगा नॉन कार्बोहाइड्रेट से, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइपोलिसिस भी करवाएगा, फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तो तोड़ता ही है, राइट? सो ये सब करके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कैलोरीजेनिक इफेक्ट, इसका मतलब जब भी वो एनर्जी दे रहा है हमें तो एनर्जी के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। जब हीट रिलीज हो गई इसका मतलब हीट प्रोडक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। साथ साथ ऑक्सीजन कंजम्पशन को ये बढ़ाएगा और बीएमआर को भी बढ़ाता है। कैसे? हमने बोला था जो बीएमआर होता है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पे डिपेंडेंट होता है, ना सिर्फ सीवीएस में, बट याद रखना ये पूरे जगह इस जीन को अपरेगुलेट कर देता है। अगर सोडियम पोटेशियम ATPase बढ़े तो बेसल लेवल पे जो भी एनर्जी कंजम्पशन हो रहा था वो भी बढ़ा और उसके वजह से बीएमआर बढ़ जाता है। अगर बंदा हाइपोथायराइड है तो क्या होगा? इसको हीट प्रोडक्शन इसका कम होगा क्योंकि थायराइड हीट प्रोडक्शन करवा रहा है, तो इसको हो जाएगी कोल्ड इंटॉलरेंस। अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसको हो जाएगी हीट इंटॉलरेंस। और अगर कम है तो बीएमआर भी इसका कम होगा, थायराइड कम है तो द पर्सन विल कम टू यू वाया वेट गेन। इस पेशेंट में हमें वेट गेन मतलब वेट पुट ऑन करेगा, वेट बढ़ जाएगा उसका। अगर हाइपर थायराइड है तो हमें वेट लॉस मिलेगा यहाँ पे।
ओके आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये टिपिकल डायग्राम है गिनोंग का। अगर स्टार्वेशन लिखा हुआ है और आपको ए बी सी करके पूछा जाएगा, लेट्स से ए बी सी ऐसे करके आपको दिया जाएगा और आपको पहचानने के लिए बोलेंगे कि कौन सा T3 है, T4 है, RT3 है। ओके सो याद रखना दिन। अब यहाँ पे 5th डे का इंपॉर्टेंस है। लगभग 5 से 6 दिन में क्या होता है कि जो हमारा रिवर्स T3 है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो याद रखना यहाँ पे T4 लेवल स्लाइटली कम होता है, राइट। और अगर बंदा 5 दिन से ज्यादा स्टार्वेशन में है, खाना नहीं खाया उसने कुछ भी, तो हमारा T3 लेवल जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। ओके क्यों? क्योंकि ये T4 का कन्वर्जन जो है वो मैक्सिमली रिवर्स T3 में हो रहा है रादर देन T3, राइट। तो रिवर्स T3 बढ़ जाता है और T3 कम हो जाता है। सो ऐसे करके आप पहचानोगे। यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूं कि T4 ये ब्लू लाइन है T4 जो कि कम हो रहा है बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा। ओके और जो भी हो रहा है वो 5 दिन के बाद रिवर्स T3 में, ये जो येलो लाइन है वो रिवर्स T3 में कन्वर्जन हो जाएगा T4 का और T3 ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इंसुलिन की तरफ। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से ये रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है देखेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जब भी इंसुलिन फॉर्म हो रहा होता है वो फॉर्म होता है प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। अब जब भी ये प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में फॉर्म होता है, इसमें 3 चेन्स होती है। फर्स्ट A चेन, B चेन एंड C चेन, दैट इज कनेक्टिंग चेन। अब ये कनेक्टिंग चेन का क्या रोल है? ये इंसुलिन स्ट्रक्चर में पर से रोल नहीं निभाता है, बट याद रखना जब A चेन और B चेन बनती है उसको कनेक्ट करना जरूरी है। प्री प्रो हार्मोन में कोई लिंकेज नहीं है ए और बी चेन के बीच में, सो इसीलिए ये जो सी चेन है जिसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग पेप्टाइड इसमें फॉर्म होता है। अब जब भी ये प्री प्रो इंसुलिन से प्रोसेसिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो ये बन जाता है प्रो इंसुलिन। जब ये प्रो इंसुलिन बन रहा होता है तब इसके बिटवीन जो ए चेन थी और बी चेन है उसके बिटवीन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। अब एक बार डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए तो कनेक्टिंग पेप्टाइड का कोई रोल बाकी नहीं बचा। तो जब भी ये मैच्योर होने लगता है गोल्गी अपैरेटस के थ्रू तो ये सी पेप्टाइड अलग हो जाता है उससे, ओके और वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं ये सारी चीजें। याद रखना जब भी हम एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन करते हैं तो ये वेसिकल का सारा कंटेंट बाहर आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं इसका यूज क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज क्या है मुझे, अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि कोई ओपीडी में आपके पास डायबिटिक पेशेंट आया जो कि एक्सोजिनस इंसुलिन पे है, मतलब वो बाहर से भी इंसुलिन ले रहा है और उसकी बॉडी कुछ ना कुछ तो सिक्रेट कर ही रही होगी, बट मुझे देखना है कि बॉडी उसका कितना रिलीज कर रही है इंसुलिन, दैट मींस एंडोजिनस इंसुलिन का रिलीज कितना है। तो मैं कैसे देख पाऊंगी? अब बाहर से भी इंसुलिन दे रहे हैं, वो भी सिमिलर सा ही होता है ऐसे स्ट्रक्चर का, बट याद रखना वो सिर्फ इंसुलिन होता है और जब भी बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन को तो साथ साथ वो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज करती है सी पेप्टाइड को भी। तो रादर देन मेजरिंग इंसुलिन मैं मेजर कर सकती हूँ सी पेप्टाइड को। अगर सपोज करो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, अगर एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का रिलीज हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल सी पेप्टाइड का भी रिलीज होगा, ओके। और सपोज करो 100 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं सी पेप्टाइड के, 100 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे इंसुलिन के, तो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं सी पेप्टाइड मेजर करूंगी विद द हेल्प ऑफ सी पेप्टाइड एसे मुझे पता चल जाएगा कि इंसुलिन का लेवल जो कि एंडोजिनस प्रोडक्शन था वो कितना है, राइट। सो जब भी कोई बॉडी कोई चीज प्रोड्यूस करती है तो हम उसको एंडोजिनस बोलते हैं, एंडोजिनस इंसुलिन रिलीज और एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, कैसे रिलीज होता है इंसुलिन बीटा सेल से वो देखते हैं। सपोज करो ये बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, राइट। अब सपोज करो किसी ने खाना खाया तो खाना खाते ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब क्या होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के पास हाई केएम वाले, दैट मींस मैकेलिस कांस्टेंट जिनका हाई है ग्लूकोज के लिए, ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं विच आर नोन एज GLUT2 जो होता है वो 2 आ रहा है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इन 2 बार आता है। तो याद रखना ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका केएम हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये अपने आप खुल जाएंगे चैनल्स और ग्लूकोज को एंट्री देंगे सेल्स में। सेल्स में आने के बाद ग्लूकोज सेल तोड़ना शुरू करेगा, दैट मींस ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा तो एटीपी बनना शुरू होगी, राइट। अब इसके दूसरे साइड पे होते हैं एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल। जैसे ही एटीपी बढ़ना शुरू होता है सेल में, ये एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल जो कि पोटेशियम के इफ्लक्स करवा रहे थे वो बंद हो जाते हैं। जैसे ये बंद हुए, अब पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा तो पोटेशियम सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है सेल में, तो ये करवाएगा डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन एक अनदर चैनल को स्टिमुलेट करता है जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जैसे इसको स्टिमुलेट करेगा ये कैल्शियम को एंट्री देगा और जैसे ही कैल्शियम की एंट्री हुई, यहाँ पे जो वेसिकल्स थे इंसुलिन के, सपोज करो यहाँ पे खूब सारे इंसुलिन के वेसिकल्स थे रेडी फॉर द रिलीज, है ना। सो क्या हो जाएगा, अब ये वेसिकल्स नए प्रोटीन से बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, राइट। और क्या करेंगे, ये करेंगे एक्सोसाइटोसिस ऑफ द
इंसुलिन। तो ऐसे इंसुलिन रिलीज होता है जब भी ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे अफेक्ट होता है? मेनली इंसुलिन से, राइट। तो हम देखेंगे कि इंसुलिन कौन सी चीजों से बढ़ रहा है और कौन सी चीजों से कम हो रहा है। अगर एटीपी बढ़ी तो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स क्लोज होंगे, ज्यादा क्लोज हुए तो ज्यादा डिपोलराइजेशन, ज्यादा रिलीज होगा। तो ग्लूकोज खुद करवाता है, हमने पढ़ा अभी। ग्लूकागॉन भी अल्टीमेटली ग्लूकोज को बढ़ाएगा और फ्री फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स भी इंक्रीज करवाते हैं एटीपी जेनेसिस को। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, नाम में ही है, सिक्रीशन बढ़ाएगा, राइट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर और कौन सा रिसेप्टर। तो याद रखना ACH दैट इज एसिटाइलकोलिन, जो कि एक्ट करेगा M3 रिसेप्टर्स पे और इंक्रीज करवाएगा हमारा इंसुलिन का रिलीज। पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर, अगर हमने एटीपी ना बढ़ा के सीधा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ही दे दिया तो डिपोलराइजेशन हम डायरेक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसे ड्रग्स कौन से होते हैं? वो होते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, जो कि हम ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, GI हार्मोन, कुछ हार्मोन भी होते हैं जो कि इस इंसुलिन को रिलीज करने में हमारी हेल्प करवाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो होता है हमारा गैस्ट्रिन सिक्रीटिन CCK, राइट। बट अगर पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा हार्मोन है, ऐसे दो बेस्ट हार्मोन है जो कि हमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी हेल्प करते हैं, वो है हमारे दो बेस्ट हार्मोन्स। कौन से हैं? वो है GIP और GLP-1, ओके। ये बेस्ट है टू इंक्रीज द इंसुलिन रिलीज, इसीलिए ये करवाते हैं इनक्रीज इंसुलिन एंड इसीलिए इनको बोलते हैं इनक्रेटिन्स। तो याद रखना, इनको बोलते हैं इनक्रेटिन्स। तो इनक्रेटिन्स क्या करवाते हैं? इनक्रीज इनसुलिन इनक्रेटिन्स, ओके। सो इन याद रखना, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये दो हार्मोन्स तो याद रखने ही रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, डिक्रीज कौन कौन करवाता है? इंसुलिन खुद ही नेगेटिव फीडबैक दे देगा और कम करवाएगा। अगर ग्लूकोज की कमी है तो हाई केम नहीं है तो ग्लूटो ओपन नहीं होंगे और रिलीज कम हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया है तो बहुत ज्यादा पोटेशियम का ग्रेडियंट है टुवर्ड्स द ब्लड, तो बहुत ज्यादा पोटेशियम लीक कर जाएगा ब्लड में और डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, तो इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, रिमेंबर सिंपैथेटिक दोनों ही करवा सकता है, बट अल्फा ज्यादा करवाता है बीटा से, ओके, स्पेशली अल्फा 1 रिसेप्टर्स। पोटेशियम चैनल्स ओपनर भी कम करवाते हैं इसके रिलीज को। एग्जांपल, एक ड्रग होता है डाइजॉक्साइड, जो कि हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रहा है, जैसे मैलिग्नेंसी में हो सकता है एज अ इंसुलिनोमा, ओके। और 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, ये एक फेक ग्लूकोज है, ये मिमिक तो करता है ग्लूकोज को पर ग्लूटो इसको अलाउ नहीं करता है, राइट। तो ये भी कम कर सकता है हमारे इंसुलिन रिलीज को। आगे बढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड की तरफ। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है मिडिल पार्ट मेडुला, राइट, बाहर का आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ओके। अब मेडुला जो होता है वो रिलीज करवाता है, उसमें एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल होते हैं विच इज नोन एज क्रोमाफिन सेल्स, और ये रिलीज करवाते हैं कैटेकोलामीन्स को। कौन कौन से है कैटेकोलामीन्स? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ठीक है। अब ये करते क्या है? ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बट मेन चीज याद रखने वाली ये है, इनका जब काम हो जाता है तो इनका ब्रेकडाउन होता है समथिंग नोन एज मेटानेफ्रिन में, और ये मेटानेफ्रिन फर्दर डीए में बन जाता है वैनिलाइल मैंडेलिक एसिड, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर आता है। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है? याद रखना, अगर हमने बोला कि मेडुलरी ट्यूमर होगा एड्रिनल ग्लैंड का, तो बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन रिलीज होंगे। अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो मेटानेफ्रिन भी बढ़ेगा, मेटानेफ्रिन बढ़ रहा है तो वीएमए भी बढ़ेगा। और जस्ट हम एक यूरिन का सैंपल लेके पता कर सकते हैं कि मैलिग्नेंसी है या नहीं। अगर पता करना है पियोक्रोमोसाइटोमा या नहीं, तो हम वीएमए मेजर कर सकते हैं यूरिन में पेशेंट के। पियोक्रोमोसाइटोमा एक मैलिग्नेंसी है जो कि एड्रिनल मेडुला की है, ओके। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स में 3 एरिया होते हैं, याद कैसे करना है? GFR, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन हमने अच्छे से किडनी में पढ़ लिया था, इनाक्रोम के इनको ये प्रमोट करता है, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन ये प्रमोट करता है टी सेल पे एक्ट करके। बात करते हैं जोना फैसिकुलेटा की, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोन। बात करते हैं रेटिकुलरिस की, ये सेक्स स्टेरॉइड्स को या एंड्रोजेंस को रिलीज करता है, राइट। अब अगर मैं पूछूं आपको कि अगर कॉर्टिजोल लेवल्स अगर बढ़ गए हैं, कॉर्टिकॉइड्स अगर बहुत सारे बढ़ गए, तो क्या होगा? अगर कॉर्टेक्स का हो गया मैलिग्नेंसी तो हम उसको बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम, राइट। तो कुशिंग्स में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। क्या होता है कुशिंग डिसऑर्डर में? कि बहुत ज्यादा फैट सेंट्रल बॉडी पार्ट में एक्यूमुलेट होता है, जैसे बैक पे एक्यूमुलेट हो गया फैट, राइट, तो उसको हम बोलते हैं बफेलो हम्प। स्टमक पे एक्यूमुलेट होने लगता है तो क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो स्ट्रेच हो जाती है ड्यू टू
accumulation of more and more fat, बहुत ज्यादा फैट वहां पे accumulate होता है। फेस पे accumulate हो जाता है तो एक मून लाइक फेस दिखता है, राइट, एंड चिक्स भी उसके रेड दिखने लगते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर हो सकते हैं, एंड आर्म्स और लेग्स बहुत थिन होते हैं, सेंट्रल बॉडी पार्ट्स बहुत थिक होता है या बड़ा होता है, तो लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस आता है। तो इसके जो लिम्स होते हैं वो स्टिक की तरह दिखते हैं, राइट, और बीच वाला पार्टिकल लेमन की तरह दिखता है, राइट, और उसके ऊपर आपका हो गया मून। तो प्लीज, आई नो डायग्राम बहुत पैथेटिक है, बस याद रखने के लिए आसान है, मून फेस, लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं जोना रेटिकुलरिस की तरफ। हमें पता है ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स स्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ DHEA, दैट इज डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टीन डायोन और एंड्रोस्टीन डायोन। अब डिपेंड करता है ये मेल में हो रहा है या फीमेल में। अगर मेल की बात करते हैं तो ये एक्ट करेंगे लेडिक सेल में, और लेडिक सेल्स फाइनली इसका बना देंगे टेस्टोस्टेरोन। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 2 सेल्स होते हैं जिसपे ये एक्ट करेगा, ग्रैनुलोसा सेल्स जिसके थ्रू FSH रिलीज होगा, और हमारा थीका सेल तो जिसके थ्रू LH, तो ये इस पैक करके बनाएंगे इसको ईस्ट्रोजन, मेनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी बना सकते हैं। अब ध्यान दो, जो फैट सेल्स होते हैं फीमेल में, उसमें भी ये एंड्रोस्टीन डायोन बनता है, राइट। सो ये एंड्रोस्टीन डायोन हमें बहुत ज्यादा देर तक रखना नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये एंड्रोजन लाइक इफेक्ट देना शुरू करेगा, तो हिर्सुटिज्म, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज एरोमेटेज। तो ये एरोमेटेज क्या करता है, ये एरोमेटेज जो एंजाइम होता है ये कन्वर्ट करता है इस एंड्रोस्टीन डायोन को जो भी फैट टिश्यू में है अगेन इनटू द ईस्ट्रोजन। तो फाइनली ये सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी कैल्शियम होमियोस्टेसिस में बहुत काम आता है। देखो, स्किन से अगर विटामिन डी बनाना हो, स्किन के जस्ट नीचे होता है 7 हाइड्रो कोलेस्टेरॉल। अब जैसे ही इस पे पड़ती है यूवी लाइट्स, यूवीबी स्पेशली, कहां से आती है यूवीबी लाइट, सनलाइट से, इसीलिए बोलते हैं सनलाइट लेना जरूरी है। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है स्पेशली उसमें यूवी रेज हाई होते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को या 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करती है। जैसे ये कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ, अब ये फिर भी एक्टिव नहीं है, राइट। हम डाइट में डायरेक्ट D2 एंड D3 ले सकते हैं, ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, बट जब नॉर्मली होता है तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल से बनता है। हम कोलेकैल्सिफेरॉल के इससे आगे CC लिखेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे हो कैसे रहा है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल लिवर में जाता है, जैसे ये लिवर में जाएगा, लिवर क्या करेगा, इसका करेगा हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है वो 25th पोजीशन पे होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ओके, हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या OHCC भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये फिर भी एक्टिवेट नहीं है, इसको हम बोलेंगे D2, ओके। ये D2 जाता है किडनी के पास। अब किडनी क्या करती है, PCT पे पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट करेगा और इसका 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। एक और हाइड्रोक्सिलेशन, दैट मींस डबल हाइड्रोक्सिलेशन हो गई यहाँ पे, पहले तो लिवर में हो ही चुकी थी, अब सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे हुई। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है इसको बोलते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ओके। अब इसी को बोलते हैं हम विटामिन D3 या एक्टिव विटामिन डी, या इसी को बोलते हैं हम कैल्सिट्रायोल, ओके, कैल्सिट्रायोल हम इसको बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब कैल्शियम रेगुलेशन में और 2 चीजें हेल्प करती हैं, दैट इज PTH एंड कैल्सिटोनिन। तो अगर कैल्शियम होमियोस्टेसिस बहुत शॉर्ट में याद रखना है तो आप इस टेबल को याद रख सकते हो, इसी पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फेट की, याद रखना, हम बोन के कैल्शियम या फॉस्फेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। PTH क्या करवाता है, बोन को रिजॉर्व करता है, बोन को खाता है और वो सारा कैल्शियम डालता है ब्लड में। तो याद रखना, PTH सीरम कैल्शियम को तो बढ़ाता है बट फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ाता है किडनी से, और ब्लड में फॉस्फेट को कम करेगा और कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो ये करवाता है बोन का रिजॉर्प्शन। इस एक्शन से ही ये सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट पे एक्ट करेगा। कैल्सिटोनिन की बात करते हैं, कैल्सिटोनिन दोनों चीजों को कम करवाता है, पर क्या ये बोन रिजॉर्प्शन करवा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है, ये किडनी से या GI से जो भी कैल्शियम ब्लड में आया हुआ था इनका पेस्ट बनाता है और बोन पे डिपॉजिट करता है। तो ये एक्चुअली बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, ओके। और थर्ड आता है विटामिन डी, ये दोनों को ही कैल्शियम में बढ़ाता, कैल्शियम और फॉस्फेट को बढ़ाता है ब्लड में। पर क्या ये बोन से लेके बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। ये GIT से कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर लेगा और किडनी से रीअब्सॉर्ब करेगा कैल्शियम फॉस्फेट दोनों को, और इनका पेस्ट बनाएगा और बोन को ऑसिफाई करने में हेल्प करेगा। सो ये करते हैं बोन का ऑसिफिकेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन लास्ट समरी पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन किससे एक्ट करता है, हमें सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करता है। सेकेंडरी मैसेंजर अगर ADH एक्ट कर रहा है V2 रिसेप्टर से, तो हमने पढ़ा था V1 से एक्ट करेगा IP3DHE, राइट, और V2 से एक्ट करेगा तो साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ फास्टिंग एंड स्टार्वेशन, अगर फास्टिंग स्टार्वेशन है तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट।
हमने जो थायराइड में पढ़ा था ना कि बाइंडिंग हो रही है या कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो अगर मैंने किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा आयोडीन दे दिया तो क्या होता है, ये जाके इस बाइंडिंग को इनहिबिट कर देता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, या इसी को हमने कॉन्जुगेशन या इसी को हमने ऑर्गेनिफिकेशन बोला था, राइट। सो ओवरऑल मुझे इफेक्ट क्या मिलेगा कि T3 T4 कम हो जाती है, राइट। तो अगर ऑफ आपको दिख रहा है दैट मींस थायराइड ऑफ, नाराज हो जाता है, ऑफ हो जाता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, राइट। और T3 T4 प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। तो अगर किसी को आपने बहुत ज्यादा आयोडीन दे दिया और T3 T4 कम आता है तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। इसके अपोजिट एक इफेक्ट होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा ये आयोडीन दे दिया और आपको मिला T3 T4 बहुत ज्यादा हाई, राइट, ये तो उल्टा इफेक्ट हो गया, राइट। इसका मतलब इसमें अगर नेगेटिव फीडबैक काम नहीं किया तो आपको मिलेगा ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड या आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। इसी को हम बोलते हैं जोड़ बेस्डो इफेक्ट, जोड़ बेस्डो इफेक्ट, राइट। अब सी पेप्टाइड एसे इज यूज्ड फॉर, सी पेप्टाइड एसे किसके लिए यूज करते हैं, एंडोजेनस इंसुलिन एस्टिमेशन के लिए सी पेप्टाइड एसे यूज करते हैं। वीएमए लेवल्स इन द यूरिन इज डन फॉर, अब याद रखो वीएमए किस लिए करते हैं, टू डिटेक्ट द फियोक्रोमोसाइटोमा, हमें देखना है कि जो एड्रेनल मेडुला है उसका कैंसर तो नहीं है ना, राइट। अब पीटीएच की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा पीटीएच कैल्शियम को बढ़ाता है और सीरम फॉस्फेट को कम करता है, राइट। सो इतना ही एंडोक्राइन सिस्टम है। तो अभी डिस्कस करते हैं जीआईटी के बारे में। सपोज करो आपके पास कोई इंटेस्टाइन है, राइट, और आपको उसके ल्यूमेन तक जाना है, तो कैसे करोगे, पहले आपने एक लेयर काटी, ऊपर में आपको मिलेगी सेरोसा लेयर जो कि बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, राइट। आपने सेरोसा को कट किया, आप अंदर गए और अब आपको मिलेगा एक मसल की लेयर, उसको बोलते हैं मस्कुलरिस। अब दो टाइप के मसल आपको मिलेंगे, एक तो ऐसे लाइन होंगे और दूसरे ऐसे सर्कुलरली लाइन होंगे। जो बाहर वाले मसल होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली पड़े हुए हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो सर्कुलर लेयर होती है उसको बोलते हैं सर्कुलरिस, राइट। इन दोनों मसल के बीच में आपको कुछ येलो येलो सा टिश्यू दिखेगा जिसमें गैंग्लियॉन्स होंगे खूब सारे। इसका मतलब ये है कि मस्कुलरिस लेयर में हमारा होता है एक प्लेक्सस विच इज मसल के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे मायोट्रिक प्लेक्सस, राइट, और इसी को ऑरबैक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं। चलो जी, हमने मसल भी कट करी और अब हम और अंदर गए, तो अभी हमें मिलेगा एक लेयर विच इज नोन एज सब म्यूकोसा लेयर। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स एंड लिम्फोसाइट्स लाइन होते हैं, राइट। अब इस सब म्यूकोसा लेयर में भी आपको कुछ गैंग्लियोनिक सेल्स और ये सारा प्लेक्सस दिखेगा। अब इस प्लेक्सस का काम अलग होता है, ये एक अलग प्लेक्सस है जिसको बोलते हैं मीजनस प्लेक्सस। ये सब म्यूकोसा में है तो हम बोलेंगे सब म्यूकोसल प्लेक्सस। आपने सब म्यूकोसा कट किया, आप और अंदर गए तो आपको मिलेगा म्यूकोसा लेयर, ओके। तो वन बाय वन हमने ये लेयर्स पढ़ी। मेन चीज इसमें है ईएनएस, दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो प्लेक्सस का बना हुआ है और इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ जीआईटी। एक सेपरेट सिस्टम है नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जीआईटी के लिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द जीआईटी, दैट इज नथिंग बट द ईएनएस। अब इंट्रिंसिक सिस्टम में हमने दो प्लेक्सस पढ़े, पहला हमने पढ़ा मीजनस प्लेक्सस, मीजनस को ही हम ये सब म्यूकोजा में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस, और दूसरा हमने पढ़ा था मायोट्रिक प्लेक्सस या इसी को हम बोलते हैं ऑरबैक्स प्लेक्सस, ऑरबैक्स प्लेक्सस, राइट। अब इन दोनों का काम क्या है तो कैसे याद रखेंगे, पहले डबल एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है और इसका काम भी एस से होता है, दैट इज सिक्रीशन, ये बढ़ाता है सिक्रीशन को। अब ये मायोट्रिक प्लेक्सस है, एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन, मायो मतलब मसल, तो ये मसल्स में है इंटेस्टाइन के, तो ये मोटिलिटी को बढ़ाता है, राइट। बट क्या ये अपने आप काम करता है, कर सकता है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रिंसिक सिस्टम भी काम करता है। अब ये एक्सट्रिंसिक सिस्टम नन अदर देन आवर ऑटोनॉमिक सिस्टम भी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा इसका मतलब बंदा या बंदी स्ट्रेस में है, राइट। अब डाइजेशन बाद में किया जा सकता है, पहले जो स्ट्रेसेस आ रहा है उसके साथ डील करना इंपॉर्टेंट है, तो तब क्या होता है हमारा सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है और हमारी मोटिलिटी भी इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरफ। जब भी हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तो याद रखना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, राइट। तो ये क्या करता है, ये दोनों को भी स्टिमुलेट कर देगा, सिक्रीशन भी और मोटिलिटी भी ये दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक के एक्टिवेशन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द बीईआर। ये बीईआर क्या है, ये है बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम। याद रखना ये बेजल है, इसका क्या मतलब है, ये रेस्टिंग कंडीशन में है और ये पोटेंशियल चेंज दिखा रही है, इसका मतलब ये शो कर रही है हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने पढ़ा था कि कार्डियक पेसमेकर सेल्स का और जीआईटी का जो आरएमपी होता है वो नॉन स्टेबल या अनस्टेबल होता है, राइट। सो ये जो हमें फ्लक्चुएटिंग रिदमिक साइक्लिक वेव्स दिख रही हैं और साइक्लिक फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं पोटेंशियल में, रेस्टिंग कंडीशन में, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, प्लीज रिमेंबर ये आरएमपी है। तो कितना होता है आरएमपी, ये होता है -40 to -60 या आप -60 से लेके -40 भी बोल सकते हो, राइट।
तो एक्शन पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होगा? जब भी देंगे हम स्टिमुलस, राइट? स्टिमुलस दिया या हमने एक्टिवेट की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तब क्या होंगे? ऐसे ऐसे पोटेंशियल चेंज उस वेव के ऊपर नजर आएंगे, उसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। सो स्पाइक पोटेंशियल ही है हमारे एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो याद रखना, अगर सिर्फ ऐसे ऐसे वेव्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर स्पाइक पोटेंशियल नहीं दिखाया हुआ है, तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फ्लक्चुएटिंग आरएमपी है हमारे जीआईटी का। अब दो चीजें, आपको यही डायग्राम दिया जाएगा और पहचानने के लिए बोलेंगे कि कौन सा कोलिनर्जिक है और कौन सा एड्रेनर्जिक पार्टिकल है, सब्सटेंस है, जो भी है, ड्रग है। अब देखो, हमने बोला था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करती है मोटिलिटी को भी और सिक्रीशंस को। यहाँ पे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पे टेंशन दिखाई हुई है और यहाँ पे स्पाइक पोटेंशियल, ऐसा सब्सटेंस डालने पे स्पाइक पोटेंशियल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइट? सो ये पैरासिम्पैथेटिक ही होगा, तो जो भी ड्रग डाल रहे हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग ही होगी। अब देखो, दूसरा ड्रग अप्लाई करने पे कोई भी एड्रेनर्जिक ड्रग डालोगे तो ये सिम्पैथेटिक सिस्टम है, जितने एक्शन पोटेंशियल आए थे वो अब कम होके एड्रेनर्जिक का एक्शन दिखा रहे हैं, या सिम्पैथेटिक का एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, राइट? सो अगर स्पाइक पोटेंशियल कम हो रहे हैं तो वो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, अगर स्पाइक पोटेंशियल्स बढ़ रहे हैं, मोटिलिटी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है मसल के अंदर, तो वो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग या सिस्टम होगा। अब बात करते हैं पेरिस्टाल्सिस की। हमें पता है पेरिस्टाल्सिस जब भी होती है वो क्रेनियम से या क्रेनियो काउडल डायरेक्शन में होती है। क्रेनियम मतलब माउथ का साइड, या हमारा जो क्रेनियम है उसमें माउथ होता है काउडल साइड में, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गट। तो हमेशा पेरिस्टाल्सिस फॉरवर्ड मूवमेंट में ही होती है। अब इसके लिए हमें पेसमेकर की जरूरत होता है, और कौन है पेसमेकर ऑफ द जीआईटी? पेसमेकर ऑफ जीआईटी इज नथिंग बट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल, याद रखना, हम इसको जे प्रोनाउंस नहीं करते, एक स्पेनिश नेम है साइंटिस्ट का, इसलिए हम काहल बोलते हैं। अब मजे की बात यह है कि पेसमेकर एब्सेंट होता है इसोफेगस में। क्या ये पेरिस्टाल्सिस कर पाता है? बिल्कुल यस। पेरिस्टाल्सिस ये एक ही टाइप का नहीं, रादर देन दो टाइप का पेरिस्टाल्सिस हमें इसमें देखने मिलता है। एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होता है वो हमारा होता है बिकॉज ऑफ डिग्लूटिशन। क्या मतलब है डिग्लूटिशन का? हम जब स्वैलो करते हैं कोई भी चीज, हम सलाइवे के साथ जब निगलते हैं उसको डिग्लूटिशन बोलते हैं, स्वैलोइंग बोलते हैं, राइट? सो उसके वजह से क्या होता है, जो भी फैरिंग्स में हमारे गैप जंक्शंस थे, राइट? फैरिंग्स में जो भी गैप जंक्शंस थे उसके थ्रू हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो भी चेंज हो रहा है वो गैप जंक्शन के थ्रू सारे इसोफेगस में भी ट्रांसमिट कर जाते हैं, और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू होती है, और उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस, जो कि गैप जंक्शन के हेल्प से हो रहा है। ओके, सेकेंड, जब हम कोई भी चीज का डिस्टेंशन होता है या स्ट्रेचिंग होती है तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारा कैल्शियम रिलीज होगा, और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा वहां पे इसोफेगस में स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो स्मूथ मसल्स में कैल्शियम जैसे ही रिलीज होगा वो करेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी आल्सो एंड गैप जंक्शंस आल्सो, राइट? सो अगर गैप जंक्शन के हेल्प से हुई तो हम उसको प्राइमरी बोलेंगे। विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, जो कि डिस्टेंशन की वजह से कैल्शियम इंक्रीज होता है, उसके वजह से जो स्ट्रेचिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है, उसकी वजह से जो भी इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। आगे बढ़ते हैं, स्टमक के प्रॉक्सिमल पार्ट में भी पेसमेकर एब्सेंट होते हैं। तो क्या ये पेरिस्टाल्सिस दिखाता है? नहीं, ये पेरिस्टाल्सिस नहीं दिखाता, रादर दैन ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय रिलैक्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एज अ रिजर्वायर भी फंक्शन फॉलो करना है। अब इसमें तीन टाइप ऑफ रिलैक्सेशन दिख सकते हैं। कौन कौन से रिलैक्सेशन? स्टमक से रिलेटेड दो है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक है। अब देखते हैं, जैसे हमने बोला था कि फूड चला गया फैरिंग्स में, अब क्या होता है, फैरिंग्स जाके वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करवाता है, और ये वेगल सेंटर, ये वेगस इफरेंट जो होता है वो आता है हमारे स्टमक के प्रॉक्सिमल पार्ट में, और वहां पे वो एनओ और वीआईपी रिलीज करवाता है। एनओ वीआईपी क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ये क्या करवाता है हमें पता है, जब भी एनओ वीआईपी एक्ट करेगा वहां पे रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो ऐसे ही हमारी प्रॉक्सिमल स्टमक की रिलैक्सेशन यहाँ पे हो जाती है। दूसरा रिलैक्सेशन, जब फूड फैरिंग्स में था तो उसने करवाया रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। अभी फूड आने वाला है तो रिसीव करने के लिए प्रॉक्सिमल स्टमक को उसने रिलैक्स कर दिया। ये कैसा मैकेनिज्म है? अभी तक फूड गया नहीं था, तो ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है या फीड फॉरवर्ड रिलैक्सेशन है। अब दूसरे रिलैक्सेशन की बात करते हैं, दैट इज एक बार फूड चला गया स्टमक में तो स्टमक क्या करता है, स्टमक के प्रॉक्सिमल पार्ट में भी वेगस होती है, वो जाके इफरेंट वेगस को स्टिमुलेट करती है और वो भी रिलैक्स करवाता है स्टमक को। अब फूड यहाँ पे आग चुका था तो इसीलिए अब फूड से वो अडेप्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अडेप्टिव रिलैक्सेशन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, ये दोनों हो गए जो भी फैरिंग से और स्टमक से आ रहे थे स्टिमुलस। अब थर्ड टाइप ऑफ रिलैक्सेशन होता है जब भी फूड पाइलोरस से, सपोज करो ये पाइलोरस है, पाइलोरस से जब बाहर इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड, तब क्या होता है, यहाँ से सीसीके, सिक्रेटिन, ये सारे रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जाके फिर से वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे और फिर से यहाँ से इफरेंट वेगस आके एनओ और वीआईपी रिलीज करवाती है, राइट? तो इसको बोलते हैं फीडबैक रिलैक्सेशन। अब
इसका क्या रोल था? अंडरस्टैंड, एक साथ अगर बहुत ज्यादा फूड, बहुत ज्यादा खाना इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से उसको, तो इसीलिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होनी चाहिए, राइट? तो जैसे ही थोड़ा फूड आया तो ये क्या करवाता है? प्रॉक्सिमल का और रिलैक्सेशन करवाता है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करवा देता है, और यही पर्पस है फीडबैक रिलैक्सेशन का। तो हमने 3 टाइप ऑफ रिलैक्सेशन पढ़े, पहला रिसेप्टिव, अडैप्टिव एंड फीडबैक। ये तीनों ही रिजर्वायर को इंक्रीज करता है, रिजर्वायर फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल स्टमक को। डिस्टल में पेसमेकर्स होते हैं और जैसे काइम बनता है प्रॉपरली तो वो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और पाइलोवस से काइम को बाहर निकालेंगे इंटेस्टाइन की तरफ। अब आते हैं पेरिस्टाल्सिस वर्सेस सेगमेंटेशन। अभी हमने पढ़ा पेरिस्टाल्सिस फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। 2 ही कंडीशन में ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। पहला होता है वॉमिटिंग। कोई अगर इरिटेंट आए, लेट्स से इरिटेंट गया स्टमक में, तो वो क्या करता है? एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ताकि वो इरिटेंट्स आगे और ना जाए क्योंकि वो और हार्म कर सकता है। सो दैट्स व्हाई एंटी पेरिस्टाल्सिस होके डिस्टल पार्ट का कंस्ट्रिक्शन और प्रॉक्सिमल पार्ट का रिलैक्सेशन हो जाता है और उसके वजह से एंटी पेरिस्टाल्सिस होके वॉमिटिंग हो जाती है, विच इज पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल एंटी पेरिस्टाल्सिस कहाँ होती है? याद रखना, जब भी डेफिकेशन के लिए स्टिमुलस आता है रेक्टम में और सोशल सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं है, आप डेफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तब एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है। रेक्टम से फूड वापस से कोलोन में आता है। सो दैट इज हैपनिंग फॉर द टेम्पररी टाइम। टेम्पररी टाइम के लिए होता है, जैसे सोशल सिचुएशन प्रॉपर हो जाती है हम डेफिकेशन कर पाते हैं, राइट? अब यूजुअली पेरिस्टाल्सिस की जब हम बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट ही होती है, याद रखना। अब इसमें क्या है कि एक ही तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और दूसरी तरफ रिलैक्सेशन हो रही है, तो एक तरफ फूड मूव हो रहा है। सेगमेंटेशन में शॉर्ट सेगमेंट्स बन जाते हैं, किसके? इंटेस्टाइन के, और सारे डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्शन होगा इंटेस्टाइन का, उसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? पेरिस्टाल्सिस का फंक्शन है कि फूड को फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना, राइट? सो मूवमेंट करवाने का फंक्शन है पेरिस्टाल्सिस का, और चर्निंग और मिक्सिंग, प्रॉपर जो भी हमारे एंजाइम्स या जो भी डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं उसको फूड के साथ मिक्स करना, उनको चर्न करना और उनका प्रॉपर डाइजेशन करना, ये काम होता है सेगमेंटेशन का, राइट? चर्निंग एंड मिक्सिंग। आगे बढ़ते हैं मास मूवमेंट की तरफ। मास मूवमेंट, नाम से क्या पता चल रहा है? मास मतलब मैसिव। सो मैसिव प्रोपल्सिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है। अब ये वेव नॉर्मल है अप टू 1 to 3 टाइम्स पर डे। याद रखना, इसका मेन फंक्शन क्या है? मास मूवमेंट। कहां पर हो रही है? जब हम डेफिकेशन या पॉटी करने जाते हैं, राइट? दैट इज नथिंग बट मास मूवमेंट। ये इन्फेंट्स में बहुत स्ट्रांग होती है, आपने देखा ही होगा, राइट? एंड इट कैन बी इनिशिएटेड बाय गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अब क्या मतलब है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का? ये जो रिफ्लेक्स होता है ये इन्फेंट्स में या छोटे बच्चों में हमें देखने मिलता है। जैसे ही वो फूड खाते हैं तो फूड जाता है स्टमक में, राइट? और स्टमक एक्टिवेट करता है ये रिफ्लेक्स। अब ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते ही क्या होता है? यहाँ पे कोलोन का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। किसके हेल्प से? स्टमक जो होता है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिन, ओके? ये गैस्ट्रिन जाता है कोलोन के पास और उसका कंस्ट्रिक्शन शुरू कर देता है। जैसे कोलोन स्टिमुलेट हुआ और उसका कंस्ट्रिक्शन शुरू हुआ, स्पेशली सिग्मोइड कोलोन का, ये रेक्टम में फूड को भेजना शुरू करता है और जैसे ही रेक्टम फिल हो जाता है वो डेफिकेशन प्रमोट करता है, राइट? इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अब क्यों बोला गैस्ट्रोकोलिक? गैस्ट्रो मतलब स्टमक एंड कोलिक मतलब कोलोन। स्टमक में जब फूड आया तब इसने कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट की कोलोन में, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, राइट? और ये 1 to 3 टाइम्स नॉर्मल होता है। किसके वजह से होता है? गैस्ट्रिन की वजह से होता है, ओके? अब इसका मेन काम अगर कोई पूछे तो इसका मेन काम होता है डेफिकेशन। दैट्स ऑल द मेन पर्पस ऑफ दिस मास मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्ट्रैक्शन होती है विच इज नोन एज माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एमएमसी बोलते हैं। अब ये एमएमसी क्या है? याद रखना, अब जब भी हम अभी तक जो भी कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे वो फूड लेने के बाद थी, राइट? ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इट इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्टी स्टमक। इसका मतलब इंटर डाइजेस्टिव फेज में, जब भी अभी खाना नहीं खाया है, और इसी को हम लेमैन टर्म में बोलते हैं हंगर पैक्स। जो पेट में चूहे दौड़ने वाली प्रोसेस होती है यही है आपका माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस। याद रखना, जब भी हमने खाना नहीं खाया है तो हमारा वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है एम्प्टी स्टमक से और वो चला जाता है टर्मिनल आइलियम तक। अब ये क्यों हो रहा है कंट्रैक्शन? फूड तो है नहीं, बट रिमेंबर जब भी हम फूड नहीं लेते हैं तब कुछ रेमिनेंट्स, कुछ पार्टिकल्स अटके हुए मिल जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, राइट? तो हमें साफ करना है इस इंटेस्टाइन को एंड स्टमक को, ताकि नया जब खाना आए फ्रेश तो हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, राइट? सो इट प्रिपेयर्स द जीआईटी फॉर नेक्स्ट मील। जैसे गेस्ट आता है तो हम घर साफ करते हैं, वैसे ही नेक्स्ट मील जब आने वाला होता है तो हमारा जो एमएमसी होता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं झाड़ू, दैट इज ब्रूम स्टिक ऑफ जीआईटी,
राइट, ब्रूमस्टिक ऑफ जीआईटी। और ये कितने समय तक होता है एमएमसी, याद रखना ये अराउंड 1 एमएमसी होता है 90 to 110 मिनट्स तक, 90 से लेके 110 मिनट तक ये चलता रहता है। अब ध्यान दो, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये कौन स्टिमुलेट कर सकता है? एमो सेल्स नाम के हमारे पास सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं मोटिलिन नाम का हार्मोन। अब ये मोटिलिन स्टिमुलेट करता है एमएमसी को। ओके, अब हमारे लिए इसमें क्या इंफॉर्मेटिव है, अगर हम कुछ ड्रग्स देते हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन, तो ये ड्रग्स स्टिमुलेट करते हैं एमओ सेल्स को, जो रिलीज करेगा मोटिलिन और जो एमएमसी को स्टिमुलेट करेगा। तो जैसे ही एमएमसी स्टिमुलेट हो जाएगी, हमारा बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा स्टमक और इंटेस्टाइन का, और उसके वजह से हमारी जो मूवमेंट है फूड की या जो भी रेमनेंट्स की वो बढ़ जाएगी। इसीलिए इन ड्रग्स को बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जो कि मूवमेंट्स बढ़ा रहे हैं, इनकी वजह से डायरिया हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट के पास, पैरालाइटिक इलियस। अभी हम सब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की, मोटिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, चाहे वो फूड खाने के बाद हो, चाहे वो एम्प्टी स्टमक हो। बट देयर इज अ फेनोमेना व्हिच इज नोन एज पैरालाइटिक इलियस। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम प्रोलॉन्ग हैंडलिंग करते हैं या बार बार इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं, प्रोलॉन्ग इरिटेशन इज देयर, या द इरिटेशन टू द इंटरस्टिशियम और पेरिटोनियम, इरिटेशन टू पेरिटोनियम, या चाहे कोई ट्रॉमा हो, इन सारे वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन थोड़ी देर के लिए नाराज होता है कि कितना हैंडल करोगे मुझे, राइट, और ये डिक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। अगर मोटिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि फूड आगे जा नहीं पाएगा, फूड आगे नहीं जाएगा तो कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। स्पेशली अंडर द डायफ्राम अगर हम देखें तो हमें गैस एंड फ्लूइड पॉकेट्स दिखते हैं जगह जगह पे, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं पैरालाइटिक आइडियस। इस इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या है कि हम जैसे ही सर्जरी करते हैं, कोई भी ट्रॉमा होता है तो हम पेशेंट को कुछ भी खाने से मना करते हैं, हम उनको कुछ घंटों के लिए हम उनको एनपीओ रखते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस पैरालाइटिक आइडियस। ये टेम्पररी कंडीशन है, जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए इंटेस्टाइन को शांत छोड़ देंगे वो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा कुछ आवर्स में। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पीएच। स्टमक का पीएच सबसे कम होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच होता है इसका 1.2 to 2। सलाइवा का पीएच होता है अराउंड 6 to 7, 7.5 to 8 होता है इंटेस्टाइन का। पैनक्रियाज का याद रखना 8 to 8.3 तक भी जा सकता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन मैक्सिमम करता है पैनक्रियाज, ओके। बट याद रखना अगर ग्लैंड भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सारे तो ऑर्गन्स हो गए, अगर ग्लैंड भी दिया हुआ है तो आप मार्क कर सकते हो 8 to 9, इसका जा सकता है 9, इवन सम बुक सेज 9.2 आल्सो। तो ब्रूनस ग्लैंड अगर ऑप्शन में है तो ब्रूनर ग्लैंड सबसे अल्कलाइन पीएच सिक्रीट करती है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप मार्क कर सकते हो पैनक्रियाज को। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो याद रखना अगर मैक्सिमम बाइकार्बोनेट कौन सिक्रीट करता है, ये अगर पूछा गया हुआ है तो अभी हमने पढ़ा था पैनक्रियाज जो होता है वो मैक्सिमम बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। मैक्सिमम पोटेशियम, पोटेशियम के सिक्रीशन की बात कर रहे हैं या पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो पहले पढ़ना। अगर सिक्रीशन पूछा गया, एस फॉर सिक्रीशन, एस फॉर सलाइवा, CO फॉर कॉन्सेंट्रेशन, CO फॉर कोलोन। तो सलाइवा मैक्सिमम पोटेशियम सिक्रीशन करता है और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का हमें कोलोन में मिलता है। अगर मैक्सिमम सोडियम का सिक्रीशन और लीस्ट पोटेशियम का सिक्रीशन बोले तो वो करता है हमारा बाइल। लीस्ट सोडियम जो होता है वो सलाइवा में होता है और HCl, राइट, तो Cl एक ही जगह सबसे ज्यादा रिलीज होता है, दैट इज नथिंग बट दी स्टमक। स्टमक का जो HCl होता है उसी में Cl रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन की ओर। इसके 3 फेजेस होते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज। जब भी हम सिफेलिक की बात करते हैं इसका मतलब जैसे ही हमने स्मेल आई हमें किसी फूड की, या हमने देख लिया किसी को कुछ खाते हुए, या टेबल पे कुछ खाना रखा हुआ है, या बस थॉट भी आया हमें फूड का, तब क्या होता है हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ देर में हम खाना खाने ही वाले हैं। तो ये क्या कर देता है, ये गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करना शुरू कर देता है थ्रू द वेगस। सो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और सलाइवा सिक्रीशन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। याद रखना सेकेंड फेज है गैस्ट्रिक फेज, दैट इज नथिंग बट दी सेकेंड फेज। अब फूड जब स्टमक में आया तब गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और वेगस भी स्टिमुलेट होती है, तो ये मैक्सिमम एसिड सिक्रीशन करवाता है, कितना 60 to 70% तक। नेक्स्ट, जब भी फूड जाएगा इंटेस्टाइन में या कोई भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तब क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ सिक्रेटिन को इंटेस्टाइन में, CCK, PZ को, और बहुत सारे और हार्मोन्स होते हैं जैसे VIP, GIP, GLP, राइट। सो ये सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करके क्या करता है, अब एसिड की जरूरत नहीं है तो एसिड सिक्रीशन ये कम करवाएगा।
राइट, और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन ये बढ़ा देता है, राइट। सो ये सारे फेजेस हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के। नाउ इसमें एक चीज याद रखना, सिफेलिक फेज में अभी तक हमने फूड खाया नहीं है, सिर्फ स्मेल, साइट या थॉट ही चल रहा है जो एसिड सिक्रीशन करवा रहा है। तो ये आएगा हमारा फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। ये एंटीसिपेटरी चेंज कर रही है हमारी बॉडी, उसको लग रहा है कि हम फूड खाएंगे और ये एसिड सिक्रीशन करवा रही है। अब आते हैं अप्लाइड में पोस्ट पेरेंटल अल्कलाइन टाइप। अब ये क्या चीज होती है, उसके लिए हमें पता करना होगा कि एसिड सिक्रीशन होता कैसे है पैराइटल सेल में। तो सपोज करो ये है हमारा पैराइटल सेल, यहाँ पे ल्यूमेन है स्टमक का, और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सब जगह चल रही है और वाटर तो होता ही है ब्लड में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर चला जाता है सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब भी यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स के हेल्प से हम बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो इसके वजह से ये डिसोसिएटेड हो जाता है HCO3- में और H+ में। अब हमारे अपाइकल साइड ऑफ पैराइटल सेल में यहाँ पे प्रोटॉन पंप होता है जिसको हम बोलते हैं H+ ATPase या H+ पंप। ये H+ रिलीज करता है ल्यूमेन में। अब यहाँ पे बेजल साइड पे एक और चैनल होता है जो क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट को ब्लड में डालता है और ब्लड से क्लोराइड लेके वो सेल में डालता है, राइट। अब ये क्लोराइड आगे जाके ल्यूमेन में इसके चैनल्स होते हैं क्लोराइड के, उसके थ्रू ये ल्यूमेन में आ जाता है। तो जब हम H+ भी मिल गया, हमें Cl- भी मिल गया, तो हम फॉर्म करते हैं इन दोनों को मिला के HCl, जो कि एसिड एक्ट करता है ल्यूमेन में। बट ध्यान दो यहाँ पे, जब भी हम ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा एसिड रिलीज होगा, ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो ये वाली जो रिएक्शन थी वो भी ज्यादा होगी और बाइकार्बोनेट भी ज्यादा बाहर आएगा, राइट। जब बाइकार्बोनेट बाहर आता है तो वो क्या करता है, ब्लड पीएच को बढ़ा देगा, इसका मतलब अल्कलाइन करेगा, राइट। जब भी हम खाना खाते हैं मैक्सिमम एसिड सिक्रीशन होता है और उसके वजह से पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट मतलब बाद में, प्रेंडियल मतलब आफ्टर द ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद अल्कलाइन टाइड, दैट मींस कुछ देर के लिए हमारे ब्लड में ऐसा लगता है कि अल्कलाइन टाइड आ गई है या अल्कलाइनिटी की एक वेव आ गई है, तो इसी को हम बोलते हैं पोस्ट पैरेंटल अल्कलाइन टाइड। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि पैराइटल सेल में हम एसिड सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के टुवर्ड्स। पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशंस होते हैं वो zymogen सिक्रीट करता है। क्या मतलब इसका, कि ये जो भी सिक्रीशन कर रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा है। क्यों एक्टिव फॉर्म में नहीं कर रहा, क्योंकि गलती से अगर एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गए और तब फूड नहीं है तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, राइट। सो इन एक्टिव फॉर्म्स को ही हम बोलते हैं zymogens। अब देखते हैं कौन कौन से zymogens यहाँ से रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो क्या होता है कि एक तो ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है, राइट। अब ट्रिप्सिनोजन जैसे ही इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम इस पे एक्ट होगा। ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ओजन जब भी आ रहा है तो इसका मतलब है इनएक्टिव फॉर्म, राइट। इसको हमें तोड़ना है, तो कौन हेल्प करेगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या तो आपके ऑप्शन में होगा एंटेरोकाइनेज या तो आपके ऑप्शन में होगा एंटेरोपेप्टिडेज, दोनों का मतलब एक ही है। ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में। जैसे ही ट्रिप्सिन बना, अब ये क्या करवाता है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट करवा देता है इंटेस्टाइन में। हमने पढ़ा था H2 क्लैंप इन द जनरल फिजियोलॉजी, राइट। उसमें ए था एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इंटेस्टाइन में, उसको हमें एक्टिव करने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत होती है। ट्रिप्सिन किससे एक्टिवेट होता है, एंटेरोकाइनेज के थ्रू। तो जैसे ही एंटेरोकाइनेज के थ्रू ट्रिप्सिन बना, अब ये ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन में और भी ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है इंटेस्टाइन में, उसको वो एक्टिवेट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट करेगा। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी को कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी में कन्वर्ट करेगा, जो भी उसके एक्टिव फॉर्म्स है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इंटेस्टाइन में मेन हम हार्मोन्स देखेंगे। सीसीके इज द मेन वन। ये क्या करवाता है, मेन इसका काम है गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करना, और जो भी गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं इनको हम बोलते हैं कोलेगॉग्स। तो याद रखना, ये एक कोलेगॉग की तरह एक्ट कर रहा है। एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, कोलेरेटिक्स। अब ये कोलेरेटिक्स क्या होता है, जो भी बढ़ाएगा सिक्रीशन, यहाँ पे भी RET आ रहा है, जो भी सिक्रीशन बढ़ाएगा उसको हम कोलेरेटिक्स बोलते हैं। अब ये सिक्रीशन या कोलेरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स। तो याद रखना, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड सिक्रीशन बढ़ाते हैं आपके बाइल का, इसीलिए इसको कोलेरेटिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिक्रेटिन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था सिक्रेटिन क्या करवाता है, ये HCl का सिक्रीशन कम करवाता है और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ाता है। ये फर्स्ट हार्मोन था जो भी डिस्कवर हुआ था और ये इंटेस्टाइन के एस सेल से रिलीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आयरन अब्जॉर्प्शन के बारे में। पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर सपोज करो आप 100% आयरन ले रहे हो, जो भी आप आयरन ले लो,
मेक दैट एज 100%। सपोज करो वो 100% है, उसमें से सिर्फ 10 से 12% ही अब्सॉर्ब होता है, इवन आप कितने ही हेल्दी क्यों ना हो, राइट। बाकी सारा रीअब्सॉर्ब नहीं होता, वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब जैसे ही आपने आयरन खाया, वो Fe3 फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं फेरिक फॉर्म, राइट। अब फेरिक फॉर्म सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो एंटेरोसाइट में, मतलब जो भी इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उसमें अंदर नहीं घुस सकता है। हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा Fe2+ में। तो Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है फेरोरिडक्टेज, राइट। तो फेरोरिडक्टेज के हेल्प से हम पहले उसको Fe2+ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल लूमन से एंटेरोसाइट में आयरन को पहुंचा देते हैं Fe2+ फॉर्म में। बट अगर आपने उस आयरन को Fe2+ फॉर्म में ही रखा, तो प्रॉब्लम क्या है, वो वापस से बाहर आ सकता है, या तो वो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली ब्लड में जा सकता है, राइट। तो हमें दोनों ही चीजें नहीं करनी है। अगर अभी ब्लड में जरूरत नहीं है, तो हम इसको स्टोर करते हैं एंटेरोसाइट में इन द फॉर्म ऑफ एपोफेरेटिन। तो पहले तो हम इसको Fe3 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता Fe3+, राइट। और उसको ज्वाइन कर देंगे एक प्रोटीन से, जिसको हम बोलते हैं एपोफेरेटिन, ओके। तो उसके हेल्प से हम स्टोरेज करवाते हैं, ओके जी। मान लिया अब अगर मुझे जरूरत है, लेट्स से मुझे हीमोग्लोबिन बनाना है, राइट, या ब्लड में अब आयरन की जरूरत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अलग करना पड़ेगा एपोफेरेटिन से, और Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Fe2+ में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें हेल्प करता है समथिंग नोन एज हेफेस्टिन। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्पेलिंग हेफेस्टिन। ये हेफेस्टिन प्रोटीन एक चैनल के ऊपर लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरोपोर्टिन, क्योंकि ये पोर्ट है फेरो का, फेरो मतलब आयरन, राइट। तो ये पोर्ट है फेरो के लिए, तो इसका नाम पड़ा है फेरोपोर्टिन। बट ये याद रखना कि ये बेस और लैटरल मेम्ब्रेन पे है, राइट। तो पहले हमने कन्वर्ट किया Fe3+ को Fe2+ में विद द हेल्प ऑफ हेफेस्टिन, और जैसे ये Fe2+ में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन, अब ये जाएगा ब्लड में, ओके। जैसे ब्लड में गया, हम उसको फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये किडनी में जाके कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो सकता है, और आयरन ओवरलोड की वजह से, और अगर किडनी में गया तो ये ब्लॉक कर सकता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन था, तो उसके वजह से हम इसको बाउंड फॉर्म में रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरेटिन। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काम आ रहा है, ये वाला फेरेटिन या ये वाला ट्रांसपोर्टर, राइट, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेटिन। तो ट्रांसफेरेटिन की हेल्प से हम Fe3+ में इसको बाउंड फॉर्म में रखते हैं। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, ये DMT1 पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो ल्यूमन से, इंटेस्टिनल ल्यूमन से एंटेरोसाइट में ट्रांसपोर्ट करवाता है आयरन को। तो आंसर होगा DMT1। अगर क्वेश्चन पूछता है एंटेरोसाइट से ब्लड में कौन डालता है आयरन को, देन योर आंसर शुड बी फेरोपोर्टिन, तब आप आंसर डालोगे फेरोपोर्टिन। अब हेफेस्टिन का रोल पूछते हैं। हेफेस्टिन प्रमोट करता है आयरन को ब्लड में जाने के लिए, और एक और प्रोटीन होता है विच इज नोन एज हेप्सिडिन। अब ये हेप्सिडिन नेगेटिव रेगुलेटर होता है। क्या मतलब, ये इनहिबिट करता है फेरोपोर्टिन को। अगर फेरोपोर्टिन इनहिबिट हो गया तो आयरन जो है वो ब्लड में नहीं जा पाएगा, राइट। और इन दोनों का होना, हेफेस्टिन का होना और हेप्सिडिन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर हेप्सिडिन नहीं हुआ तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, अगर हेफेस्टिन नहीं हुआ तो आयरन जा नहीं पाएगा ब्लड में। तो दोनों बैलेंस में रहते हैं। सो यही इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा चैनल है, कौन से वाले मेम्ब्रेन पे। अगर अपाइकल मेम्ब्रेन में पूछा तो DMT1, बेसोलैटरल में पूछा तो आपका होगा फेरोपोर्टिन, और एपोफेरेटिन इज अ स्टोरेज फॉर्म, ट्रांसफेरेटिन ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B12 की तरफ। विटामिन B12 जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने बताया था आपको कि विटामिन B12 बिल्कुल छुई मुई है। क्या मतलब, बिल्कुल ही डेलिकेट सा विटामिन है, इसको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जहां जाता है डिस्ट्रक्शन का इसको खतरा होता है। तो पहले जैसे ये सलाइवा में आता है, तो यहाँ पे भी इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनको पता है ये चीज, ये रिलीज करते हैं क्या, हेप्टोकोरिन, ओके। सो हेप्टोकोरिन कवर कर लेता है विटामिन B12 को, और इसको डिस्ट्रक्शन से बचाता है, राइट। ये हेप्टोकोरिन और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जाता है स्टमक में खूब सारा एसिड होता है, तब भी ये हेप्टोकोरिन विटामिन B12 को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। नाउ विटामिन B12 तो प्रोटेक्ट हो रहा है हेप्टोकोरिन की हेल्प से यहाँ पर, बट याद रखना यहाँ पे एक और फैक्टर रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है पैराइटल सेल से, राइट। HCl जब भी रिलीज होता है, उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। बट याद रखना, अभी इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे विटामिन B12 से बाउंड नहीं होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे मतलब स्टमक में विटामिन B12 को प्रोटेक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ कोई एक प्रोटीन कवर कर सकता है विटामिन B12 को। ऑलरेडी हेप्टोकोरिन ने यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे रिलीज भी हो रहा है, बट इससे बाइंड नहीं कर पाता, ओके। तो जैसे ही ये तीनों ही नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब पहला तो ये कॉम्प्लेक्स, कौन सा, हेप्टोकोरिन विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो नीचे आ रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होते हैं, डुओडेनम पार्ट 2 में, D2 में सिक्रीशंस होते हैं। पैंक्रियास एक चीज रिलीज करता है विच इज नोन एज पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। अब ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन को तोड़ता है विटामिन B12 से। कौन अटैच था विटामिन B12 से, हेप्टोकोरिन। सो ये हेप्टोकोरिन को अलग कर देता है।
जैसे ही हेप्टोकोरिन अलग हुआ, अब ये विटामिन B12 फ्री है और तब इंट्रिंसिक फैक्टर भी हमारे पास होता है। अब जाके ये इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे ही हेप्टोकोरिन अलग हुआ, अब ये जाके प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देता है विटामिन B12 का। तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टमक, but it is protecting the vitamin B12 in the intestine and not in the stomach. Okay, who is protecting? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है विटामिन B12 को स्टमक में? Then your answer should be हेप्टोकोरिन. Okay, ये एक बार इससे कंबाइन हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 से, तो विटामिन B12 डिस्ट्रक्शन से बढ़ जाता है और वो टर्मिनल आईवी में आ जाता है। जैसे ये टर्मिनल आईवी में आ जाता है, इसका डाइजेशन होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं। विटामिन B12 का डाइजेशन होगा और वो अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड में। ओके, सो ये चीज याद रखना। अब इतना ही GIT में। आगे बढ़ते हैं हम समरी के तरफ। फंक्शन ऑफ ENS प्लेक्सस। इंटरिक नर्वस प्लेक्सस में हमने दो प्लेक्सस पढ़े थे। एक तो था मीजनस प्लेक्सस जो कि सबम्यूकोजल प्लेक्सस था, और दूसरा था ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो कि माइंट्रिक प्लेक्सस था। इसमें डबल S आ रहा था तो मैंने आपको बताया था, याद रखना, ये करता है सिक्रीशन, ये करता है सिक्रीशन, राइट। और माइंट्रिक तो मसल, तो ये करता है मोटिलिटी। ये दोनों ही मोटिलिटी और सिक्रीशन का रेगुलेशन करवाते हैं। पेसमेकर ऑफ GIT कौन होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहल, राइट, जो BER करवाते हैं। आते हैं कॉन्ट्रैक्शन बाय द एम्प्टी स्टमक। जब भी एम्प्टी स्टमक होता है उसमें हमें हंगर पैंग्स आते हैं, राइट, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, उसी को हमने बोला था माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्सेस। मैक्सिमम pH अगर पूछे तो याद रखना ये ब्रूनस ग्लैंड का होता है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पैंक्रियाज मार्क कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इज डन बाय ट्रिप्सिनोजन। ओजन को तोड़ने वाला कौन है? एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ हेप्सिडिन। हमने बोला था रोल ऑफ हेप्सिडिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है फेरोपोर्टिन को और अलाउ नहीं करता है आयरन को एंटेरोसाइट से ब्लड में जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 इज प्रोटेक्टेड इन द स्टमक पूछा है, प्रोटेक्टेड पूछा है, किससे होता है प्रोटेक्टेड? हेप्टोकोरिन से, राइट। यहाँ पे रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, बट यहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा विटामिन B12 को। प्लीज 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 इस चीज को दिमाग में डाल देना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इतना ही CRC में, राइट। इसी के साथ हमने फिजियोलॉजी का CRC खत्म कर चुके हैं हम लोग, और इसी के साथ में जाते जाते एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ, दैट इज इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। अगर आप स्टॉप नहीं हो रहे हो, आप कछुए के स्पीड से भी चल रहे हो, बस चलते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड।